मुझे क्यों मारना चाहते हो? खोलो कोई देखो। ये दुनिया एक शतरंज की तरह से है, सब अपनी अपनी जगह पर है और फिर शुरू होता है सामने वाले को मारकर जीतने का खेल। स्वार्थ सत्ता इसके सारथी होते हैं। ये मिलती है उन्हें जो प्यादों को शहीद बना शासक बनते हैं। प्यादे की कोई कीमत नहीं है। प्यादे को पता ही नहीं होता कि उसकी बलि दी जा रही है, और बलि देने वाले कई बार अपने ही दोस्त, रिश्तेदार और बहुत करीबी होते हैं। हमारी आज की कहानी ऐसे ही एक प्यादे की कहानी है जो दूसरों के स्वार्थ का शिकार बना। एमएलए साहब से मेरी बात हो चुकी है, बस आपको अपनी मुट्ठी थोड़ी हल्की करनी पड़ेगी, तभी तो अपना लंच कर लो। लगा, तभी तो अपना काम बनेगा ना। सबको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना सर, तभी तो कॉम्प्रोमाइज का फायदा होगा। मैं खा लूंगी खाना, आप जाओ। वो मैं पूछ रहा था कि स्वरा को कहीं भेजा है? 3 घंटे पहले मंदिर गई थी अंकित के साथ, अभी तक वापस नहीं आई। ओ मैडम, सिग्नल चालू हो गया, चलो आगे, चलो चलो। पता नहीं कहाँ गई होगी। स्वरा से बात हुई क्या? नहीं, उसके साथ कुछ बात नहीं हुई मेरी। कसो होनार, हाँ? छोचले करने से फुर्सत मिलती है तुम्हें कभी? हाँ? अरे भाई बहन के कुछ पड़ी है कि नहीं तुम्हें? मुझे क्लास के लिए देर हो रहा है। अरे नहीं लग रहा है, स्वरा का फोन अभी भी ऑफ आ रहा है। कैसे लगेगा? हाँ? कैसे लगेगा? जैसा बाप वैसी बेटी। पता नहीं मंदिर के बहाने कहाँ चली गई है। तू क्या चित्र को? हाँ, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी। स्वरा आई थी, अंकित भी था, पार वो रुकी नहीं, भगवान के दर्शन किए और चली गई। कुछ बताया आपको कहाँ जा रही है? कुछ बताया नहीं। दिमाग तो सही है ना आपका? इन्हीं को बता के जाएगी वो। चल निकल यहाँ से, निकल निकल निकल। इस बात छोड़ रही हूँ, अगली बार मेरे घर के आसपास नजर आई ना, मैं जान से मार दूंगी। आप मेरी बात तो समझिए, आप मुझे गलत समझ रही है। मुझे कुछ सुनना समझना नहीं, निकल यहाँ से। यहाँ दोबारा नजर आई ना, मैं यहीं गाड़ दूंगी। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनो। हेलो, वो मेरे घर के बाहर खड़ी है, जल्दी बोलो क्या करना है। जी सर, जरूर। जय हिंद सर। एमएलए साहब का फोन था, अगर आप लोग अप्रोच नहीं भी लगाते तब भी हम आपका काम करते हैं। शिरके, स्वरा और अंकित की फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दो। आपको किसी पे शक है? कोई ऐसा है जिसकी आपसे दुश्मनी हो या आपके बच्चों से? नहीं सर। कौन से कॉलेज में पढ़ती है स्वरा? सर, भानुमती कॉलेज में। उसका कोई बॉयफ्रेंड? नहीं नहीं, मतलब मेरी बच्ची ना ऐसे ये बॉयफ्रेंड वीफ्रेंड बनाने वाली लड़कियों में से नहीं है, एकदम गाय है मेरी बेटी। अच्छा एक बात बताइए, आपकी बेटी को गायब हुए मुश्किल से 7-8 घंटे हुए हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसके साथ कोई हादसा हो गया? हो सकता है वो अपनी मर्जी से कहीं गई हो। स्वरा के लिए 7-8 घंटे भी बहुत है। वो 10 मिनट भी बिना बताए कहीं नहीं जाती है। वो आजकल के बच्चों की जैसी नहीं है, बहुत सीधी सादी बच्ची है। क्या चाहिए आपको? आपकी उम्र 21 साल पूरी है? 22 साल की हो गई। अगर वो सीधी है तो फिर टेढ़ा कौन? मिस्टर देवधर, इतनी सीधी लड़की अचानक से गायब हो जाए, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई ना कोई वजह तो जरूर रही होगी।
हो सकता है उसका किसी से झगड़ा हुआ हो। ऐसे कैसे हो सकता है सर? मेरी बच्ची तो घर में भी अपनी चीज के लिए कभी मुंह नहीं खोलती, वो बाहर किसी से क्या झगड़ा करेगी? हम मिडिल क्लास लोग हैं, बिल्कुल सर झुका के नाक के सीध में चलते हैं, ना बुरी आदत पालते ना संगत। घास फूस खाने वाले लोगों के खून में कहाँ से गर्मी होगी सर? मैम आपको मिस्टर देवधर, सीधे लोगों को बात सीधा दिल पे लगती है। हो सकता है ऐसी कोई वजह हो और वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई हो। स्वरा हमारी इकलौती बेटी है सर, और सभी उससे बहुत प्यार करते हैं, ख्याल भी रखते हैं उसका। मुझे नहीं लगता कि वो घर छोड़ के जाएगी। पक्का वो किसी ना किसी मुसीबत में होगी। शिरके, स्वरा के मोबाइल की लास्ट लोकेशन निकालो। ओके सर। स्वरा को जानते हैं आप? मैं क्या साहब, यहाँ पे हर एक इंसान उससे जानता है, हर रोज मंदिर में आती है। बहुत ही प्यारी और सीधी बच्ची है। बहुत शांत स्वभाव की है साहब, हमारी दुकान से फूल लेती थी। क्या आज आई थी? हाँ साहब, आज आई थी। रोज की तरह अच्छी भली दिख रही थी, पर जाते समय दुखी लग रही थी, रोते हुए गई। और हाँ साहब, चेहरे पे मार का निशान भी था। तुमने पूछा ना उसको कि क्या हुआ है? आवाज दी थी साहब, पर वो रुकी नहीं। कोई छोटा बच्चा था उसके साथ? हाँ साहब, आई तब उसका छोटा भाई था साथ में, पर जाते हुए नहीं था। मतलब फूल वाले के हिसाब से अगर स्वरा यहाँ से अकेली गई है तो अंकित तो कहीं आसपास होना चाहिए। सर, अंकित के बारे में सब जगह पूछा, किसी को कुछ पता नहीं। सर कुछ पता नहीं चला। आपके बच्चों में कोई सिबलिंग राइवलरी है? मेरा मतलब है कोई मनमुटाव? नहीं सर, वो तीनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि मंदिर के लोगों ने कहा है कि स्वरा वहाँ से अकेली चली गई थी। उसके साथ काफी मारपीट भी हुई थी। उसके बाद उसने अपना फोन स्विच ऑफ करके रखा और अपने छोटे भाई को वहाँ मंदिर में अकेला छोड़कर चली गई। कुछ तो हुआ है स्वरा और अंकित के साथ। अब देखना यह है कि क्या वो खुद से गायब हुए हैं या उन्हें गायब करवाया गया। क्या वाकई इस केस की जड़ में सिबलिंग राइवलरी थी? अंकित और स्वरा के मिसिंग केस में आखिर अपराधी था कौन? क्या ये दोनों किसी जुर्म का शिकार हुए थे? अंकित की कोई खबर नहीं थी और स्वरा रास्तों पर भटक रही थी। चाहती क्या थी वो? क्या हुआ था उसके साथ? क्या वो किसी दुविधा या किसी गुनाह का शिकार थी? ये केस सिर्फ एक मिसिंग केस था या फिर कोई और शक्ल इख्तियार करने वाला था? बोलो बेटा, जो बोलना है बोलो। 15 मिनट से तुम गुमसुम बैठी हो, बोलो क्या बात है? ठीक है, कोई जल्दी नहीं, जब तुम कंफर्टेबल हो जाओगी तब बताना। तुम बैठो, मैं आता हूं। अहो काय करताय तुम्ही? वेळ लागलाय का तुम्हाला? नहीं, मौके का फायदा उठा रहा हूं। उसकी लॉटरी को आज यहीं खत्म कर दूंगा, फिर देखता हूं क्या राग देती हो मुझे। अच्छा, लेकिन अगर हमने बच्ची को हमारे अपने घर में मारा तो पुलिस हमें आसानी से पकड़ सकती है। फिर तो उसे लॉटरी की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। तो क्या करूं? जाने दो उसे। हाँ, अभी उसे यहाँ से जाने दो। बाहर जाने के बाद आपको जो मन में आए वो करना, लेकिन यहाँ इस घर में नहीं। लाइए। समझ गया।
सर किसी भी पुलिस स्टेशन से कोई अपडेट नहीं है। बस डिपो, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। फिर भी मैंने स्वरा और उसके भाई अंकित की फोटोज और स्वरा के स्कूटी के डिटेल्स, मतलब कलर, नंबर, सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दिया, लेकिन कोई अपडेट नहीं है। और कॉल डिटेल्स? सर अब तक नहीं मिले, लेकिन थोड़े टाइम में आ जाएंगे। स्वरा के फ्रेंड्स एंड फैमिली का क्या कहना है? सर वहाँ इंक्वायरी चल रही है। सर वो 3-4 दिन से कॉलेज ही नहीं आ रही, नहीं तो वो रोज आती थी। सर वो लड़कियों से बात नहीं करती, लड़कों से क्या बात करेगी? कोई बॉयफ्रेंड था उसका? सर कॉलेज के सारे लड़के उसे काकूबाई बुलाते थे। कौन अफेयर करेगा उसके साथ? एकदम पढ़ाकू टाइप की सीधी सादी लड़की थी वो, और प्रोफेसर की भी फेवरेट थी। सर आज के ज़माने में मैंने ऐसा शांत बच्चा कभी नहीं देखा। आंख मूंद कर अपने माँ बाप की बात मानने वाली, अपने टीचर्स की बात मानने वाली लड़की है वो। तुम हो वो मजबूरी जिसने मेरी बेटी से घर छुड़वा दिया। तुम्हारी जिद की वजह से गई वो। गप्पा बसा और मुंह बंद रखो अपना। पता नहीं, तुमने जो कहा मैंने किया। कुत्ते की तरह तुम्हारी हर बात मानी है मैंने। कोई ऐसा नहीं किया, कोई ऐसा नहीं किया। ये सब ना तुम्हारी करतूत की सजा है। सारा पैसा, सारा बिजनेस उस औरत के पीछे लुटा दिया तुमने। अमित भिखारी डालो ना। और तुम ये जो बता रहे हो ना स्वरा के पीछे मेरी जबरदस्ती, ये एक आखिरी तरीका है हमें बचने के लिए। मेरी गलती की सजा मुझे दो, मेरी बेटी को नहीं। ये ड्रामा मेरे सामने मत करना। ये बातों में फिक्र दिखाना ना बहुत आसान है। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ हम सबके लिए कर रही हूँ। और एक बात याद रखना, अगर स्वरा नहीं मिली ना तो हम सबको कटोरा लेके भीख मांगनी पड़ेगी। मेरी बेटी को बलि चढ़ाने से अच्छा है हम लोग भीख मांग के खाए। एक बार कहा ना मुंह बंद तो मुंह बंद। ये बदतमीज लड़की पता नहीं कहां चली गई है। खुद तो गई और अपने भाई को भी लेके गई है। सर स्वरा के कॉल रिकॉर्ड से ये पता चल रहा है कि इस नंबर से स्वरा के मोबाइल पर काफ़ी बार फोन आया है। किसी पर्सनल आईडी पर यह नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, बल्कि प्रधान कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पर यह नंबर रजिस्टर्ड है। और एक सिम नहीं लिया गया था, बल्कि बल्क में सिम कार्ड लिए गए थे। 10 बजे ऑफिस खुलता है, उसके बाद इस नंबर के डिटेल्स मिल जाएंगे। ये कंपनी का मालिक कौन? रमाकांत प्रधान और अनुज प्रधान के नाम पर यह कंपनी रजिस्टर्ड है। और ये देखिए सर, स्वरा के मोबाइल से आखिरी कॉल उसके भाई पुष्कर को किया गया था। कैसा रिश्ता था तेरा अपनी बहन के साथ? मतलब कोई झगड़ा, मनमुटाव? नहीं सर, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अच्छा, तो तुम्हारे प्यारी बहन ने तुम्हें लास्ट कॉल किया था मंदिर से। देख सब कुछ सच बता, क्या दिक्कत है तुझे तेरी बहन के साथ? कहाँ छुपा है उसे? कहाँ गायब करके रखा है? सर आप जैसा सोच रहे वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे स्वरा ने कॉल किया था ये बात बताने के लिए कि अंकित को घर ले जाओ, बस इतना ही। अंकित भी तो गायब है, मतलब तूने स्वरा और अंकित दोनों को गायब किया? सर मैंने किसी को गायब नहीं किया है। एक्चुअली वो मैं दोस्तों के साथ बाहर जाना चाहता था, इसीलिए मैंने स्वरा को इग्नोर किया। बस मुझे नहीं मालूम था ये दोनों गायब होने वाले हैं। साबित कर सकता है तू सच बोल रहा? सर आप मेरे दोस्तों को पूछो। अगर छुपाने वाली कोई बात नहीं थी तो कल क्यों नहीं बताया? सर मैं बताने वाला था लेकिन आई से डर गया। आज ना मैं तुम्हारी खाई करने वाली हूँ, समझे? हाँ? होकर के खाने की आदत पड़ गई ना सबको। अरे थोड़ा तो सोचो तो वो छोटा बच्चा कहाँ जाएगा? हाँ बोलो कहाँ जाएगा? अरे कम से कम आज अंकित घर पे तो होता। तुम्हें बहुत चर्बी चढ़ी है ना, ऐसे उतरने वाली ना। स्वरा से तुम्हारी क्या बात हुई थी? मैं बहुत डर गया था, मुझे नहीं मालूम था ये दोनों गायब होने वाले। स्वरा ने पुष्कर को फोन करके अगर सिर्फ अंकित को ले जाने को कहा तो इसका मतलब है कि स्वरा जहाँ गई है अपनी मर्जी से गई है। शिर्के मुझे किडनैपिंग का केस नहीं लगता। सर मुझे लगता है कि स्वरा के साथ मंदिर में जो कुछ भी हुआ उसमें स्वरा की मर्जी से निकल जाने की वजह है। और ये वजह स्वरा के अलावा सिर्फ अंकित जानता है, जिसकी हमें अभी तक कोई खबर नहीं। सर अंकित मिल गया। बेटा अंकित, आप तो मंदिर में थे ना, फिर फुटपाथ पे कैसे पहुंचे? अंकल ताई ने बोला था कि भाऊ लेने आएंगे, इसलिए मैं मंदिर में ही बैठा था, पर भाऊ लेने नहीं आए। मुझे लगा कि मैं घर चला जाता हूँ, पर मैं रास्ता भूल गया। जब बहुत देर हो गई तो मुझे लगा भाऊ आके गए होंगे, और भाऊ ने आई को कंप्लेंट की
कि मैं मंदिर में ही नहीं था और मुझे लगा कि आई डांटेगी, इसलिए मैं बाहर ही यहाँ वहाँ घूमता रहा। जब आप स्वरा ताई के साथ मंदिर गए तब वहाँ क्या हुआ? कुछ भी नहीं। हम मंदिर गए, ताई ने दर्शन लिए, हम वापस आ रहे थे, फिर वहाँ चले। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अकेले में। चलो चलो। ये अनुज कौन है? सर वो स्वरा का फियांसे है। बेटा आप जाके खेलो। तो स्वरा की शादी तय हो चुकी है, आपने इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन हमसे छुपाई क्यों? नाही, आम्ही लपवली नाही गोष्ट। मतलब उस वक्त एक तो याद नहीं रहा और उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा हमें कि इन सब से, मतलब स्वरा के गायब होने से इसका कोई लेना देना होगा। लेकिन अब तो इम्पोर्टेंट लग रहा होगा ना, उसने हाथ उठाया आपकी बेटी के ऊपर। क्या आप भी? सर छोटे मोटे झगड़े तो हर पति पत्नी में होते हैं ना, पर अनुज का स्वरा के गायब होने से क्या वास्ता? आपको भी ऐसे लगता है? सर मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मेरी बेटी गायब हो गई। इसके बगैर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर प्लीज आप मेरी बेटी को ढूंढो। सॉरी मिस्टर देवधर, अब मुझे भी लगने लगा है कि ये पुलिस का केस नहीं है, आपके घर का मामला है। बेटी और दामाद के बीच कुछ नोकझोंक हो गई और स्वरा अपनी मर्जी से कहीं चली गई, और स्वरा बालिग है, इसलिए पुलिस का केस भी नहीं बनता। हेलो, धार तलवार से वार किया गया है, और एक दो बार नहीं, लगभग 15-20 बार वार किया गया है। और सिर्फ बॉडी पर ही वार नहीं है, लड़की के माथे पर भी एक गहरा घाव है। लड़की की फैमिली को इन्फॉर्म करो और आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाओ। यस सर। सर, ये बॉडी के पास जो पर्स मिला है उसमें स्कूटी का चाबी है। लड़की ने जैसा ड्रेस पहना था उसके ऊपर दुपट्टा होना चाहिए या नहीं? यस सर। मनोज, ये दुपट्टा किसका है? अरे आई, वो एक लड़की को मदद कर रहा था, उसी का छूट गया। मनोज, तुझं बाहेर काही चाललंय का? कुछ उल्टा सुल्टा काम तो नहीं कर रहे हो? आई काय बोलती है? भरोसा नहीं है क्या अपने बेटे पे? टेंशन मत ले, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अच्छा तू टिफिन भर, मुझे ऑफिस जाना है। अपने बाबा को छोड़कर ऐसे ही चले गए। आइए। सर जिसने भी मेरी बेटी को इतनी बुरी तरह से मारा है, आप उसको छोड़ना नहीं, सजा देना, उसको फांसी पे चढ़ा देना साहब, उसको फांसी पे चढ़ा देना। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस फरा को न्याय मिले। हाँ, मैं गया था उस दिन मंदिर में उससे मिलने, लेकिन उससे बातचीत करने के बाद मैं वहाँ से निकल गया था। बातचीत करके या मारपीट करके? देख, सच हमें पता है, लेकिन तेरे मुंह से सुनना चाहते हैं। सच बोल, क्या हुआ था उस दिन मंदिर में? सर, मेरी उससे शादी होने वाली थी और वो एकदम ऐसी डरपोक लड़की थी। मेरी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस है ना मेरे फियांसे से, मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं, वो उन ज़रूरतों को समझ ही नहीं पाती थी। मैंने भी उसे कहा, समझाया कि मेरी ज़रूरतों को समझे, मेरी एक्सपेक्टेशंस को समझे, लेकिन वो समझती ही नहीं थी। और यही बात करने में उस दिन उससे मंदिर में मिलने गया था और गुस्से में मेरा उस पर हाथ उठ गया, लेकिन मैं उसे मारना नहीं चाहता था। उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया। वहाँ से तो निकल गया, लेकिन जब तक केस सॉल्व नहीं होता शहर से बाहर मत जाना।
देवधर फैमिली और अनुज की कैलकुलेशन में कुछ तो गड़बड़ है। बाप छाती पीट पीट के रो रहा था और माँ की आंख में एक आंसू तक नहीं। और ये अनुज भी सच बोल रहे हैं या झूठ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर, ये स्वरा के कैरेक्टर के बारे में अब तक जो बातें सामने आई है, उसे तो यही लगता है कि ये जिन एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा है, स्वरा कभी समझ ही नहीं सकती थी। और इसीलिए गुस्से में अगर ये उसके ऊपर हाथ उठा सकता है तो और भी बहुत कुछ कर सकता है। इसके कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ। अगर ये स्वरा के साथ खुश नहीं था तो किसी न किसी के साथ तो खुश होगा। इसकी उस खुशी का पता हमें उसके कॉल रिकॉर्ड से चल जाएगा। ओके सर। स्वरा का कत्ल जिस अमानवीय तरीके से किया गया था, उसे देखकर लगता था कि जैसे कोई उससे गहरी नफरत या दुश्मनी पालकर बैठा था और मौका मिलते ही उसने अपना बदला ले लिया। लेकिन ये बदला लेने वाला आखिर था कौन? सीधी सादी स्वरा का कोई एक तरफा आशिक या अनुज, या फिर वो लोग जिनसे वो उस दिन मिलने गई थी? ये सभी किसी न किसी बात से स्वरा से नफरत करते थे, लेकिन इनमें से वो कौन था जिसकी नफरत का पैमाना जानवर को भी मात देता था? और वो लड़का कौन था जिसके पास स्वरा का दुपट्टा था? हाई, खाना खा लो। भूख नहीं है मुझे। तुम्हारे भूखे रहने से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज खाना खा लो। तुम सब भी अब भूखे रहने की आदत डाल लो। पता नहीं कितने दिन नसीब में होगा खाना। इस स्वरा की मौत ने ना हम सबको सड़क पे ला दिया है। अब तो बर्बाद होने के लिए भी कुछ नहीं बचा। तुम्हारी जैसी औरत को तो नहीं जाना चाहिए। बाबा रुको, बेटी के मरने का दुख नहीं है, पैसे हाथ से जा रहे हैं उसका दुख है। जबरदस्ती पैसों के लिए उस नीच से शादी करा रही थी ना, तुमने मारा मेरी बेटी को। मैं नाटक कर रही हूँ या तुम नाटक कर रहे हो? बेटी की शादी जबरदस्ती तय करनी पड़ी, उसके जिम्मेदार भी तुम ही हो। कितना कमाते हो? बोलो ना, कितना कमाते हो? कैसे उतारोगे कर्जा सब? हाई बाबा, तो शांति बसना। सर, स्वरा के स्कूटी का पता चल गया। सनशाइन सोसाइटी के पार्किंग लॉट में स्वरा की स्कूटी मिली है। लगता है पेट्रोल खत्म हो जाने की वजह से स्वरा ने स्कूटी वहां पार्क की होगी। सनशाइन सोसाइटी में पूछताछ की? हाँ सर, पूरी सोसाइटी स्कैन की। सर, कुलदीप देवधर स्वरा के चाचा है। इस कुलदीप के बारे में तो देवधर फैमिली ने हमें नहीं बताया। चलो अब जानते हैं। हाँ सर, स्वरा यहाँ आई थी, कुछ 10-15 मिनट रुकी और फिर चली गई यहाँ से। तो उसने आपसे बताया नहीं कि वो यहाँ क्यों आई थी? सर, मैंने उसे पूछा था पर उसने कुछ बताया नहीं। 2 दिन से आपकी भतीजी गायब थी। कल उसका बहुत बेरहमी से कत्ल हुआ और आप शोक मनाने के लिए आपके भाई के घर पर भी नहीं गए। क्यों? सर, एक्चुअली काफ़ी टाइम से हमारी बोलचाल बंद है, बनती नहीं हमारी आपस में। बिजनेस को लेकर काफ़ी इश्यूज है हमारे बीच में। अरे बेच देना ये फैक्ट्री, मुझे दे देना। बंदी तो पड़ी है, मेरे पास पैसे हैं, मैं चालू करूंगा इसे। आपके पास पैसे है मतलब? इनके पास पैसे नहीं है। आप क्या हमें हमारी औकात दिखा रहे हो क्या? मैं दिखाऊं आपको आपकी औकात? फैक्ट्री तो जरूर खुलेगी। और पैसे कहाँ से आएंगे? फैक्ट्री तो जरूर खुलेगी बोलने से फैक्ट्री थोड़ी ना खुलेगी। आएगा, पैसा भी आएगा। और जितना पैसा तुमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा ना, उतना पैसा आएगा। मेरे स्वरा की शादी हो रही है, और वो भी ऐसे घर में कि ऐसी एक क्या 10-10 फैक्ट्रियां एक दिन में खुल सकते हैं। मतलब रीढ़ की हड्डी है नहीं और बेटी को बेचने का प्लान बना लिया। तुझे जो करना है कर, पर ये जगह मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अगर महेश के पास पैसा आता तो वो जमीन तुम्हारे हाथ से चली जाती, और इसीलिए तुमने स्वरा को मार दी। हमने स्वरा को नहीं मारा, वो सचमुच यहाँ से चली गई थी। उसे तो उस पनौती घर ने और उसकी माँ ने ही मारा होगा। उसके होते हुए तो कोई सुखी हो ही नहीं सकता। अरे अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है वो औरत। स्वार्थ तो तुम्हारा भी था स्वरा को मारने में। नहीं सर, हम सच कहते हैं, वो यहाँ से चली गई थी। सर, सर, बिल्डिंग के सीसीटीवी में स्वरा के घर में आने और जाने के दोनों की फुटेज मिल गए हैं। जाते वक्त स्वरा ने स्कूटी स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर उससे स्टार्ट नहीं हुई। इसके लिए स्कूटी को वहीं पे छोड़ के चली गई। इसका मतलब है कि कुलदीप सच बोल रहा है? नहीं सर,
सीसीटीवी फुटेज में और भी कुछ मिला है। स्वरा जब यहाँ से गई, कुलदीप उसी वक्त उसके पीछे गया था। आपने 10 बार बताया कि स्वरा यहाँ पर आई थी और यहाँ से वापस भी चली गई, लेकिन एक बार भी ये नहीं बताया कि उसके जाने के बाद आपने उसका पीछा किया था। हाँ सर, क्योंकि मैंने उसका पीछा नहीं किया था, मैं तो अपनी फैक्ट्री पे गया था। ये कुलदीप सच बोल रहा है। वो स्वरा के जाने के बाद सीधा अपनी फैक्ट्री गया था, वही रात भर रुका था। सर मुझे लगता है कुलदीप ने खून किया नहीं, करवाया होगा, क्योंकि जमीन के मामले में उसने कहा था कि वो कुछ भी कर सकता है और इसलिए उसने स्वरा को मारा होगा। सर, अनुज के कॉल रिकॉर्ड्स और स्वरा के पीएम रिपोर्ट। ये अनुज ने इस नंबर पे कई बार बात की है। किसका नंबर है ये? सर, ये कोई प्रियंका नाम की लड़की है, उसके नाम पे रजिस्टर है। शिर्के, जरा पता करो ये प्रियंका और अनुज का क्या कनेक्शन है। ओके सर। और एक बात सर, हमारी इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है कि स्वरा ने अपने फियांसे को कभी हाथ तक लगाने नहीं दिया, लेकिन पीएम रिपोर्ट के मुताबिक वो कुंवारी नहीं थी। ये प्रियंका कौन है? प्रियंका? कौन प्रियंका? मैं किसी प्रियंका को नहीं जानता। तुम्हारा रॉन्ग नंबर लगा, वो तुमने सेव कर लिया और दिन में 10 बार उसके ऊपर फोन कर डाले। चालाकी करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन निकाली है, घर, ऑफिस, कंपनी, आस पड़ोस, दोस्त, रिश्तेदार, यहाँ तक कि तुम्हारे मोबाइल के रिकॉर्ड्स भी हमने निकलवाए। प्रियंका तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है, ये हमें पता है। सच बोल। सर, प्रियंका मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, लेकिन इस बात का स्वरा के गायब होने से कोई लेना देना नहीं। शादी पक्की हो जाने के बावजूद भी तुम्हारे एक्स गर्लफ्रेंड के साथ कांटेक्ट है, ये बात स्वरा को पता चल गई। उसने तुमसे जवाब मांगा और तुमने बदले में हाथ उठाया, मर्डर कर दिया उसका। सर, मैंने स्वरा से कभी छुपाया नहीं था कुछ, वो जानती थी सब, इसीलिए सवाल जवाब की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। सर, मैंने ना उसे गायब किया है ना उसे मारा है। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ मेरी उससे क्या प्रॉब्लम थी। वो एक होने वाली बीवी का फर्ज निभा नहीं पा रही थी, इसलिए प्रियंका को मैंने एक ऑप्शन की तरह रखा था। जी कहिए। अंदर आ सकते हैं? स्वरा देवधर को जानती हो तुम? नहीं सर। कमाल है, अनुज को जानती हो लेकिन स्वरा को नहीं जानती। अच्छा ये बताओ, कुछ दिन पहले स्वरा यहाँ आई थी क्या? नहीं सर। ये खून के धब्बे यहाँ कैसे है? हाँ सर, वो यहाँ आई थी और उसके और मेरे बीच में बहुत झगड़ा भी हुआ था अनुज को लेकर। तेरी हिम्मत कैसी आने की? हाँ, एक तो तेरी वजह से अनुज और मेरी जिंदगी बर्बाद होगी, तू यहाँ पर है। अब मेरी बात तो सुनिए, मुझे सच में शादी नहीं करनी है। तू यहाँ महान बनने है, मुझे बेवकूफ समझती है कि तेरी बात सुन के मैं अनुज को छोड़ दूंगी। मैं कोई महान बनने नहीं आई। तू मेरी बात सुन, तू चाहे अनुज की बीवी बन जा, लेकिन अनुज सिर्फ ना मेरा रहेगा, समझी ना? एक लड़का जिसकी शादी तय होने वाली है, उससे रिलेशन रखने की कोई खास वजह? नहीं सर, वो स्वरा से नहीं मुझसे प्यार करता है। अगर वो मजबूर नहीं होता ना तो कभी शादी नहीं करता स्वरा से। तुम्हें यकीन है कि अनुज ने रेप नहीं किया? हाँ सर, रेप अनुज ने किया, मगर अपनी मर्जी से नहीं, किसी के कहने पर। सर, मैं रेपिस्ट नहीं हूँ। मुझे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का लालच दिखाकर रेप करवाया गया था। किसने करवाया? कितना अच्छा हो अगर हमारी स्वरा के साथ तुम्हारी शादी हो जाए। हम तुम्हारे काम आ जाए और तुम हमारे काम आ जाओ। देखो, ऐसा है ना कि मैं तुम्हें गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिला सकती हूँ और उसके बदले तुम मुझे अब मेरे बिजनेस के लिए पैसा दे सकते हो। हमारी स्वरा तो गाय है, गाय। जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करेगी बिना मुंह खोले। क्या स्वरा इस शादी को लेकर मानेगी? और मिस्टर महेश? त्यावर पण तोडगा आहे माझ्याकडे। ये लो। क्या है इसमें? आज तुम्हारे यहाँ जो वैलेंटाइंस डे की पार्टी है ना, मैं स्वरा को वहाँ पे भेज देती हूँ किसी ना किसी बहाने। ये उसे पिला देना, फिर जोर जबरदस्ती करके उसका रेप करना और महान बन के शादी का प्रपोजल लेके आना हमारे यहाँ। तो फिर महेश और स्वरा के पास हाँ बोलने के सिवा कोई चारा ही नहीं बचेगा। उसने जैसा कहा था मैंने किया।
मैंने फ़ायदा उठाने की, डबल क्रॉस करने की कोशिश की, पर कविता बहुत चालाक निकली। तो उसने मुझे इस रेप में फंसा दिया और शादी की। मनोज, जेवण घे बेटा। बेटा मैंने वो दुपट्टा धो के इस्त्री करके रखा है, जिसका है उसे दे देना, ठीक है? आई तुम क्यों हमेशा अपनी चलाती हो? कोणी सांगितलं होतं धुवून इस्त्री करायला? अरे पण सर, इसे मारकर मुझे कोई दुख नहीं। इसे तो बहुत पहले मुझे मार देना चाहिए था। अपनी बेटी का रेप कराया इसने, सिर्फ पैसों और झूठी इज्जत के लिए। ये क्या हो रहा है? एक में से दूसरा और दूसरे में से तीसरा केस शुरू हो जाता है। सर, अनुज की दोनों बातें सच साबित हुई है। स्वरा के ऊपर रेप करने वाली बात भी, और जिस वक्त स्वरा का कत्ल हुआ उस वक्त वो ऑफिस में कॉन्फ्रेंस में था। फिर कौन हो सकता है? और स्वरा स्कूटी छोड़ के मर्डर वाली जगह पे पहुंची कैसे? हेलो, हाँ, ओके, ठीक है। सर, स्वरा का कत्ल जहां पर हुआ उसके सामने वाले बैंक के सीसीटीवी फुटेज में स्वरा किसी कार से उतरते हुए दिखाई दे रही है। और सर, गाड़ी का नंबर है MH02 FR 6343 और ये कार किसी मनोज बागवे के नाम से रजिस्टर्ड है। मनोज बागवे? हाँ सर, वो लड़की मेरे कार में बैठी थी, लेकिन मेरे उससे कोई पर्सनल जान पहचान नहीं थी। बहुत रात हो चुकी थी और वो लड़की अकेली सुनसान रास्ते पे खड़ी थी, इसीलिए मैंने उसे लिफ्ट ऑफर की। सर, मुझे लगा कि वो लड़की बहुत देर से किसी व्हीकल के लिए खड़ी थी, इसीलिए इंसानियत के नाते मैंने उसे मदद की थी साहब। उसने बहुत पी रखी थी और वो बहुत दुखी थी, और उसी नशे में उसने मुझे पूरी दुख भरी कहानी सुनाई। क्या हुआ, आप रो क्यों रही है? कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं, बहुत सी प्रॉब्लम है। आई सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है। तुम्हें पता है, मेरी आई ने मेरा रेप करवाया, जबरदस्ती मेरी शादी करवाना चाहती है, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। और वो अनुज, वो कहता है अगर मैं उसके साथ नहीं सोई तो मुझे शादी तोड़ देगा। और मैं बेवकूफ अपने लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। सब मुझे एक चीज की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए। कोई मेरे बारे में नहीं सोचता, इसलिए आज मैंने वो सारे काम किए जिससे मुझे खुशी मिलती। आज मैंने चिकन खाया, दारू पिया, सब किया जो मेरे घर में पाप है, पर कोई फायदा नहीं, कोई शांति नहीं मिली। इस जिंदगी बर्बाद करके रख दी है मेरी आई ने। सर, उसके बाद मैंने उसे रिक्शा स्टैंड पे छोड़ दिया। वो बोली यहाँ से मैं चली जाऊंगी, और उसके बाद तो मैं सीधा अपने घर चला गया। उसका दुपट्टा मेरे गाड़ी में कैसे छूट गया मुझे नहीं पता सर। हाँ आई, हाँ अगं मी 5 मिनिटात पोहोचतोय घरीच। हाँ, तो पेपर में लड़की की फोटो देखने के बाद हमारे पास क्यों नहीं आया? सर, मैं बहुत डर गया था। ऑटो स्टैंड पर जाके पूछताछ करो, पता करो उस रात स्वरा को कौन सा ऑटो वाला ले गया। ओके सर। इसे देखा है? अरे भाई साहब, इस लड़की को देखा है? अरे सुन, 12, इस लड़की को देखा है? हाँ साहब, ये वो दिन आई थी, पर मैंने भाड़े के लिए ना बोला तो वो चली गई। जैसे वो चली गई उसके पीछे पीछे एक लाल कार भी गई। मतलब उस सीसीटीवी फुटेज में वो लाल कार भी होगी। इन्हें जानते हो? हाँ सर, ये तो मेरी मंगेतर है तन्वी। सर, 2 साल पहले हमारी सगाई हुई थी। शादी के लिए रुका था क्योंकि पहले सोचा काम धंधा सब सही हो जाए फिर शादी कर लेते हैं। सॉरी मनोज, अब शादी के लिए तुम्हें दूसरी लड़की ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि इनकी गृहस्थी तो अब जेल में बसेगी।
सर, मनोज के कार के पीछे जो लाल कार थी वो इन्हीं दोनों की थी और उस वक्त ये दोनों उस कार में ही थे। सर सगाई को 2 साल हो गए थे। मनोज अब भी शादी टाल रहा था। कभी सेटल हो जाऊं, मेंटली प्रिपेयर नहीं हूं। जब देखो तब 1000 बहाने होते थे उसके पास। मुझे शक होने लगा कि जरूर उसका बाहर कोई अफेयर चल रहा है। और फिर उस दिन हमने उसका पीछा किया। उसने उस लड़की को अपनी गाड़ी में बिठाया। काफी देर दोनों साथ रहे। जल्दी चलाना, आज मुझे भी देखना है लड़की कब तक इसके साथ रहती है। आज कुछ भी हो जाए मैं इसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। और फिर इसने उसे ड्रॉप करके चला गया। मेरी खोपड़ी सटक गई उसे देख के। फिर मैंने भी डिसाइड किया, जिसने मेरा घर बर्बाद किया मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कौन है तुम लोग और मुझे क्यों मारना चाहते हो? कोई तन्वी, शक एक बीमारी है और उस बीमारी की वजह से तुमने एक मासूम लड़की की जान ले ली। मनोज का उसके साथ अफेयर तो क्या, वो उसका नाम तक नहीं जानता था। वो तो बस इंसानियत का फर्ज निभा रहा था और तुम दरिंदगी का। खैर, अब तुम लोग अपनी सही जगह जा रहे हो। इंसान संयुक्त परिवार से एकल परिवार और एकल से अकेलेपन पर पहुंच गया है, जहां एक ही छत के नीचे किसी के पास किसी का दुख बांटने का वक्त नहीं है। आजकल पैसा इंसान से ज्यादा अहमियत रखता है। सब कुछ बदला। तन्वी और मोहित को स्वरा के कत्ल के लिए और महेश को कविता के कत्ल के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत गिरफ्तार किया गया है। अपने आप को व्यक्त करना और दूसरों की बातों को कुछ हद तक मानना बेहद जरूरी है, वरना कोई अपना या पराया कब हमें प्यादे की तरह इस्तेमाल कर जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। आवाज उठाने का हौसला आसान नहीं होता। दुनिया में मजबूर की आह तक कुचल दी जाती है और साहस से पिंजरा तोड़ने वाले भी कभी कभी अपनी नियति नहीं बदल पाते। मम्मी, नियति कहाँ है? नियति? कहाँ चली गई नियति? अरे नियति, नियति पकड़ी गई नियति। मामा, बाय टीचर। मम्मी, आज हम लोग ने एप्पल और एंट की स्टोरी सुनी। हाँ जी? ओह, तो बेटी भी पैदा कर ली। एक्सक्यूज मी, आप होती कौन है मुझसे ये सवाल करने वाली? भूलने का नाटक कर रही हो या सच में याददाश्त चली गई है? देखिए, शायद अब मुझे कोई और समझ रही है। चल बेटा। साहब, कुमार साहब, कछु पता लगा हमरी मुन्नी का? नहीं माँ जी, अब तक तो कुछ पता नहीं चला है, लेकिन हमने गाजियाबाद थाने में फोन किया है। जैसे ही कुछ पता चलेगा हम खुद आके बताएंगे आपको। 5 साल से यही सुनते सुनते हमरे कान पक गए। हमरी आस भी मरने लगी।
भैया नारियल पानी कैसे दिया? भाभी ये 30 का एक है। 30। अच्छा वो वाला? वो वाला 40 का एक। ठीक है, वो वाला दे दो। कितना दो भाभी? 4। ठीक है। अरे ओ मैडम, रुको। ऑटो चलो। सर अचानक उसने मेरा हाथ काटा और पर्स छीनकर भाग गई। 3 टाके लगे हैं इसमें। दिखने में कैसी थी वो? मेरा मतलब उसका चेहरा। हाँ सर, मैंने उसका फोटो लिया है। 1 मिनट। ये है। मनीष, सर्कुलेट कराओ सर। कहाँ हुआ था ये सब कुछ? वैशाली, सेक्टर 7 के मार्केट के पास। लेकिन उस मार्केट में तो काफी चहल पहल रहती है, किसी ने पकड़ने की कोशिश नहीं की उसे? हाँ सर, लेकिन उसके हाथ में चाकू था, कौन हिम्मत करता। आ गई श्रुति बेटा? नहीं नानी, आज मैं मम्मी को पानी पिलाऊंगी क्योंकि मम्मी मुझे रोज आइसक्रीम खिलाती है। अच्छा, थैंक यू। ये बेटा, ये कुछ तस्वीरें मंगवाई हैं, देख लेना। मुझे पता है तुम थक गई होगी। अब मुस्कान की तरह सारा दिन तो आवारागर्दी करती नहीं हो तुम। लेकिन मुस्कान है कहाँ? भैया वो बॉटल देना। 135 रुपया। बस 135 रुपए। 3 बॉटल और देना। अरे कहाँ गई? क्यों ना लगाई? हाँ साहब, ये मैडम तो रोज मेरे पास आती है, यहाँ अपनी बेटी को आइसक्रीम दिलवाती है साहब। इसकी बेटी भी है? हाँ साहब, वो उस गली में साहब, वो है ना अपना बच्चों का वो क्रच। हाँ, शायद वहाँ इसकी बेटी जाती है। अरे जब संभलती नहीं है तो इतनी शराब पीती क्यों है? तू नहीं तो संभाला है इसको, वरना मैं तो कब की तुझ पर बोझ बनती जा रही हूँ ना मैं। सेंटी मत हो, बैठ इधर। ये सोच कि अगर माँ को पता चल गया तो क्या हो जाएगा? हंगामा। भलाई ऐसी हूं मैं। मुस्कान, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? कीदर ने लोमड़ी को नोच लिया। श्रुति, मुस्कान आई क्या? माँ, वो फोन आया था उसका, कह रही थी कि 1 आध घंटे में आ जाएगी। नाक में ना दम करके रखा इस लड़की ने। इस बार तो मैं उसे घर के अंदर बंद करके ही रखूंगी। ये तो नियति की मम्मी है सर। नाम क्या है इसका? श्रुति शर्मा। लेकिन बात क्या है सर? सर, यहाँ के केयरटेकर ने श्रुति के बारे में जो बताया उससे तो लगता नहीं कि ये किसी को मारकर उसका पर्स छीन सकती है। और रमोला ने श्रुति की जो फोटोग्राफ खींची है वो वार करने से पहले की है। कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हाँ सर, भेजता हूँ फोर्स। जय हिंद सर। अरे माँ जी, हमारी मुन्नी की कोई खबर मिली? आप क्यों परेशान हो रही हैं माँ जी? हमने आपको कहा ना, जैसे ही कुछ पता चलेगा हम खुद आपको बता देंगे। कुछ पता चला क्या? हाँ, उसका एड्रेस मिला है, हम वहाँ पे। एड्रेस मिला? कहाँ रहती है वो? सर, मुझे लग रहा है कि अपने पर्स से ज्यादा उसका एड्रेस जानने में इंटरेस्टेड है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। जैसे रमोला श्रुति को जानती हो, एक काम करते हैं, श्रुति के पास चलते हैं, पता करते हैं श्रुति इस औरत के बारे में क्या कहती है। नहीं, श्रुति ऐसा नहीं कर सकती। एक बार के लिए अगर आप ये बात मुस्कान के लिए बोलते तो मैं मान भी सकती थी, पर श्रुति। ये मुस्कान कौन है? जी, मुस्कान मेरी बेटी है।
और श्रुति मेरी बेटी जैसी है। कब से रह रही है श्रुति आपके यहाँ? जी 3 साल से। और उसका पति? उसका तो मुझे कुछ पता नहीं है, शायद डाइवोर्स हो चुका है उनका। श्रुति है कहाँ इस वक्त? सर मैं दिलदार व्यास, यहाँ का मैनेजर। एक्चुअली हम श्रुति शर्मा के लिए आए थे, पता चला कि आज वो छुट्टी पे है। लेकिन बात क्या है सर? एक्चुअली उसने एक औरत पे चाकू से वार किया और उसका पर्स छीन लिया। श्रुति, वो तो एक चींटी भी नहीं मार सकती। ये किसने बोला आपसे? लगता है आप श्रुति को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जी हाँ सर, वो मेरी एम्प्लॉय है और मैं उसको क्यों नहीं जानूंगा। वो बहुत अच्छा काम करती है सर, बहुत टैलेंटेड है। लगता है आपको किसी ने झूठ बोला है। सर यहाँ ऑफिस में कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि श्रुति कुछ भी गलत कर सकती है। श्रुति अगर घर से ऑफिस के लिए निकली तो यहाँ आई क्यों नहीं? अपना फोन क्यों बंद कर रखा उसने? सर क्रैश में चल के पता करते हैं, अपनी बेटी को तो लेने आएगी वो वहाँ पर। लेकिन सर श्रुति मैडम तो आज नियति को लेकर यहाँ आई नहीं। आपको इन्फॉर्म किया था उन्होंने? नहीं सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। आप यहाँ? हाँ सर, श्रुति के साथ साथ मुस्कान का फोन भी बंद आ रहा है, इसीलिए मैं नियति को। श्रुति नियति को यहाँ भी नहीं लेके आई। हे भगवान, ये तीनों अचानक कहाँ गायब हो गए? इस केस में श्रुति का नाम एक झूठी शिकायत के बाद सामने आया, लेकिन इससे पहले कि श्रुति कोई अपनी सफाई पुलिस को देती, वो लापता हो गई। और उसके साथ साथ मुस्कान और 5 वर्षीय नियति भी लापता थे। और वहीं एक दूसरे केस में पिछले 5 सालों से रश्मि अपनी गुमशुदा बेटी मुन्नी की तलाश में थी। और बहुत जल्द इन दोनों केसेस के तार आपस में जुड़ने वाले थे, लेकिन उससे पहले श्रुति के खिलाफ लिखवाई गई झूठी कंप्लेंट का राज सामने आया। तो तेरे कहने के मुताबिक इस औरत ने अपना हाथ खुद काटा था? जी साहब। तो तू तब क्यों नहीं आया हमारे पास? मैं डर गया था साहब। इन दोनों को जानता है तू? नहीं साहब। सर इसकी दुकान के पास गटर में जो बैग मिला उसमें कैश नहीं, सिर्फ खून चढ़ा चाकू है। साहब इसी औरत ने ये बैग वहां फेंका था। तो ऐसा तो नहीं तू श्रुति को जानता हो, उसी ने तुझे बोला हो ये बयान देने के लिए? कसम से बोलता हूँ साहब, जो सच है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जा अभी तू। सर मुझे लग रहा है कि ये सच बोल रहा है। रमोला शुरू से ही मुझे चालाक नजर आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं श्रुति, नियति, मुस्कान इन तीनों को गायब करने में रमोला का ही हाथ हो और झूठी कंप्लेंट लिखवाना उसकी कोई चाल? सर मैं भला क्यों किसी को गायब करवाऊंगी? रमोला जी, नारियल पानी वाले ने हमें बताया कि आपने अपने आप को खुद जख्मी करके अपना पर्स और चाकू गटर में फेंक दिया था। वो अब आपके फिंगरप्रिंट्स लें या आप खुद सच बताएंगी? हाँ सर, मैंने झूठी कंप्लेंट लिखवाई थी। क्यों? वो मैं आप लोगों के जरिए श्रुति तक पहुंचना चाहती थी। वो क्यों? श्रुति मेरी बेटी है सर। What? श्रुति आपकी बेटी है? हाँ सर, 5 साल से उसे तलाश कर रही थी। थोड़े दिन पहले ही वो मुझे मिली। जब मैंने उससे मिलने की कोशिश की तो उसने मुझसे अनजानों जैसा बर्ताव किया। चल बेटा। माँ हूं तेरी, कलेजे से लगाने के बजाय अजनबियों जैसा व्यवहार कर रही है मेरे साथ। अजनबी तो आपने मुझे कर दिया। तब माँ का कलेजा कहाँ था? जब अपनी बेटी अपनी माँ की ममता और विश्वास के लिए तरस रही थी। तो ना मुझे 2 थप्पड़ मार ले, पर मुझे पराया मत कर प्लीज श्रुति। अब मैंने अपने रास्ते बदल लिए। मेरा आपसे कोई नाता नहीं है। बिना हाथ उठाए ही मेरे मुंह पर तमाचा मारकर चली गई वो। लेकिन ऐसा क्या हुआ था जो श्रुति आपकी ममता को कोस रही थी? वो लड़की थी सर, और हम चाहते थे कि वो अपनी मर्यादा में रहे। ऐसी क्या मर्यादा तोड़ी थी उसने? जब बेटी बिन ब्याहे अपने माँ बाप को छोड़कर अलग रहने की सोचे तो लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ती है सर। पर उसे हमारी ये जिम्मेदारी अत्याचार लगती थी। उसने कई बार घर से भागने की कोशिश भी की। जब जवान खून अपनों के विरोध पर उतर आए तो ममता और वात्सल्य भी बलि चढ़ जाते हैं। एक दिन जब मैं उसके कमरे में गई तो वो अपने कमरे में नहीं थी। खून के रिश्ते जब पराये हो जाते हैं तो वजह भी बड़ी ही होती है। रमोला जी, लगता है आप अभी भी सच छुपा रही हैं। एक माँ अपनी बेटी को कैसे किडनैप करा सकती है? मुझे तो लगता है कि मैं उस तक पहुंच ना जाऊं, इसलिए वो फिर से हमसे दूर चली गई है। श्रुति के साथ सिर्फ उसकी बेटी ही नहीं, उसके मकान मालकिन की बेटी मुस्कान भी गायब है।
क्या? फिर से उसके साथ एक लड़की गायब है? फिर से मतलब? हाँ सर, वो 5 साल पहले जब श्रुति घर से भागी थी तो हमारी मेट को भी अपने साथ लेकर गई थी। मेट? क्या नाम था उसका? जी मुन्नी। सर मुझे लगता है ये औरत जरूर कुछ छुपा रही है। पता करो ये 5 साल पहले श्रुति के भागने की वजह क्या थी और इनकी मेड मुन्नी के लापता होने का राज भी। हेलो, ठीक है सर। श्रुति और मुस्कान का फोन कल सुबह 11 बजे तक लोनी बॉर्डर पर लालबाग में एक्टिव था और उसके बाद दोनों का फोन बंद हो गया। लालबाग? पूछताछ में पता चला था कि वो वहां पर ऑटो में आती जाती थी। मैं लालबाग जाकर ऑटो स्टैंड पर पूछताछ करता हूँ, तब तक तुम उनके कॉल रिकॉर्ड से ये पता लगाओ क्या कोई लालबाग में ऐसा था जहाँ श्रुति और मुस्कान का आना जाना हो। सर इन तीनों को मैंने मालीवाला से अपने ऑटो में बैठाया था और यहीं पे छोड़ा था। लेकिन यहाँ तो सारा मार्केट प्लेस है, कहाँ गए होंगे वो लोग? मालूम नहीं सर। एक काम करो, ये आसपास की दुकानों में पता करो, हो सकता है कोई लीड मिले। जी सर। हाँ मनीष। सर दोनों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए लेकिन लालबाग का कोई भी कांटेक्ट नंबर सामने नहीं आया और रमोला की फोन लोकेशन भी तब लालबाग की थी। रमोला ने भी यही कहा था कि मुन्नी के लापता होने में श्रुति का ही हाथ था। हो सकता है रमोला सही हो, श्रुति की छवि वाकई दागदार हो। श्रुति का अतीत रहस्यों से भरा हुआ था और जो बातें अब तक सामने आई थी उन्होंने श्रुति के चरित्र पर कई सवालिया निशान खड़े किए थे। मुन्नी की गुमशुदगी के पीछे भी श्रुति का हाथ होने का बयान सामने आया और यह भी संदेह खड़ा हुआ कि मुस्कान जिस अपराध का शिकार हुई थी उसमें भी श्रुति की कोई भूमिका है। लेकिन श्रुति की जिंदगी के रहस्यों में कुछ राज 5 वर्षीय नियति से भी जुड़े हुए थे और धीरे धीरे ये केस एक ऐसी नियति की तरफ बढ़ रहा था जिसमें माँ और ममता सबसे ज्यादा आहत होने वाले थे। 5 साल से आंखें तरस गई हमारी मुन्नी को देखने के लिए। और कितनी परीक्षा लोगे, कोई तो खबर भिजवाओ हमारी मुन्नी की। आपको अंदाजा है वो लोग लालबाग क्यों गए? जी नहीं सर। श्रुति के पास्ट के बारे में कितना जानती हैं आप? उसका पति कौन था, उसका नाम? जब श्रुति 3 साल पहले यहाँ पर पेइंग गेस्ट बनकर आई थी तब वो अकेली थी। और उसका पति? सर मैंने उसे सिंदूर और मंगलसूत्र पहने हुए कभी भी नहीं देखा। करीबन 2 साल पहले वो नियति को लेकर आई थी और उसने मुझे बताया कि नियति उसकी बेटी है। आपको कभी नहीं लगा कि श्रुति आपसे झूठ भी बोल सकती है? जैसा आप सोच रहे हैं ना, श्रुति वैसी नहीं है। वो मुझे अपनी माँ मानती है और मुस्कान को अपनी बहन। सर मुझे लग रहा है कि वो तीनों किसी मुसीबत में हैं। सर श्रुति के कमरे से ना तो उसके पति का कोई क्लू मिला है और ना ही नियति का बर्थ सर्टिफिकेट, लेकिन ये कुछ फोटोग्राफ्स मिले हैं। सर ये फोटोग्राफ्स मैंने श्रुति को दिए थे। क्यों? दरअसल मैं मुस्कान के लिए लड़का देख रही थी, इसीलिए मैंने श्रुति को फोटोग्राफ्स दिए थे। नियति के क्रच में पता करो, हो सकता है एडमिशन के समय श्रुति ने नियति का बर्थ सर्टिफिकेट जमा कराया हो। वहां से हमें नियति के फादर का पता चल सकता है। तब तक मैं श्रुति के ऑफिस जाकर पूछताछ करता हूँ, हो सकता है वहां श्रुति के अतीत के बारे में कुछ पता चले। सर एक तरफ पुलिस श्रुति के अतीत से जुड़े राज जानने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ श्रुति अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य सबसे मुक्त हो चुकी थी। उसके साथ साथ मुस्कान की भी हत्या कर दी गई और नियति अपनी माँ और मौसी की लाशों के बीच मासूम सिसकियां भर रही थी। लेकिन ये दिल दहला देने वाला मंजर खड़ा किसने किया था? पुलिस इस सवाल के जवाब से अभी कोसों दूर थी। फिलहाल वो इस रहस्य की पड़ताल कर रही थी कि आखिर नियति का पिता था कौन। सर ज्वाइनिंग के वक्त एजुकेशन सर्टिफिकेट लिया जाता है और उसमें पेरेंट्स का नाम होता है, पति का नहीं। श्रुति आपके यहाँ 4 साल से काम कर रही थी, उसने कभी भी अपने पति का जिक्र या उसके बारे में कुछ? सर कभी वो अपने पास्ट के बारे में किसी से बात नहीं करती थी। हो मैं क्या, यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय ये मानने को तैयार नहीं होगा कि उसका कोई पति भी हो सकता है। मतलब सर श्रुति का पति होगा, लेकिन कभी श्रुति ने उस बारे में हमसे बात नहीं की। श्रुति को ऑफिस के अंदर या बाहर कभी किसी से मिलते हुए देखा हो आपने? सर वो अपने में बहुत रिजर्व रहती थी, काम में बहुत अच्छी थी और हमारे लिए तो वो एक परफेक्ट एम्प्लॉय थी। और मुस्कान, वो भी तो आपके यहाँ एम्प्लॉय थी। हाँ सर, श्रुति ने ही उसको रिकमेंड किया था। सर वो 1 नंबर की कामचोर थी
कैसी काम चोरी करती थी? सर उसको तो पहले कोई काम आता नहीं था। अगर कोई इसको सिखाता था तो उससे बिगड़ जाती थी। वो सिर्फ अपनी सैलरी के लिए दिन भर रही थी। सर वो बड़ी बदतमीज किस्म की लड़की थी, और हद तो तब होगी जब वो शराब पीकर ऑफिस आने लगी। सर श्रुति ने कई बार उसको बचाने की कोशिश की। उसकी वजह से हमारे ऑफिस का एनवायरनमेंट खराब हो रहा था, इसलिए हमने 3 महीने पहले उसको निकाल दिया। ये श्रुति और मुस्कान के रिश्ते कैसे थे आपस में? सर ये तो हमारी भी समझ के बाहर है कि श्रुति जैसी लड़की मुस्कान का क्यों सपोर्ट कर रही है। सर मुझे तो लगता है कि मुस्कान ने कोई गड़बड़ की है। कैसी गड़बड़? सर वो बहुत ही घटिया लड़की थी। वो पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। आप पूरे शहर में किसी से भी पूछ लीजिए, उसने कई लोगों को चूना लगाया है। सर मैंने क्रैच में पता किया कि श्रुति ने वहां नियति का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बल्कि एफिडेविट दिया था, जिसमें लिखा था कि नियति का बर्थ सर्टिफिकेट खो गया है, लेकिन एफिडेविट भी फेक है और उसके एडमिशन फॉर्म में भी उसके पिता का नाम नहीं लिखा गया। सर कहीं ऐसा तो नहीं श्रुति किसी को भी बताना ना चाहती हो कि नियति का बाप है कौन? अब ये श्रुति की कोई साजिश है या फिर उसकी कोई मजबूरी? सर हो सकता है कि श्रुति का 5 साल पहले किसी लड़के के साथ अफेयर हो और उसके पेरेंट्स की नाराजगी की वजह यही हो कि वो बिन ब्याह मां बन गई, फिर वो घर से भागी और उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया। कहीं नियति श्रुति की ये नियति तो नहीं कि ना तो श्रुति को उसके घर वाले समझ पाए और गैर भी उसको छलते रहे, या फिर नियति कोई पाप है या श्रुति के द्वारा बख्शा हुआ कोई ममता का पुण्य? सर वजह कई हो सकती हैं, लेकिन यह साफ है कि श्रुति के साथ पहले मुन्नी और अब मुस्कान गायब है। ये मुस्कान से जुड़े खुलासे मुस्कान पे भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। हमें श्रुति के अतीत के साथ साथ मुस्कान के चरित्र को भी समझना होगा। सर मैं मानती हूँ कि मुस्कान आदर्श बेटी नहीं थी, झूठी थी, आवारा थी, मगर वो चरित्रहीन बिल्कुल भी नहीं थी। सर मुस्कान का कोई दोस्त, दुश्मन या कोई ऐसा शख्स जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता हो और चपेट में श्रुति नियति भी आ गई हो? उसे नापसंद करने वालों की कोई कमी नहीं थी, मगर ऐसा कोई भी नहीं है जो ऐसा अपराध कर सके। सर मुस्कान के कमरे से दवाइयां और बिल मिले हैं। उन तीनों के लापता होने से एक दिन पहले श्रुति, नियति, मुस्कान में से किसी को चोट लगी थी? जी नहीं सर। तो फिर ये पेन किलर्स आपके यहाँ कैसे? मधु जी आप हमसे कुछ छिपा तो नहीं रही है ना? नहीं सर, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि अचानक ये सब हो क्या रहा है। बोलिए। सर 5 साल पहले श्रुति के माता पिता ने श्रुति की नहीं बल्कि उनकी मेड मुन्नी की मिसिंग की कंप्लेंट लिखाई थी। मुन्नी बिहार की रहने वाली थी और श्रुति के माता पिता के साथ में मुन्नी की माँ भी आई थी उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखाने। साहब मुन्नी हमारी एक ही औलाद है, उसे ढूंढ दीजिए। काफी तहकीकात के बाद भी मुन्नी का कोई क्लू नहीं मिला। लेकिन हमें श्रुति की माँ ने बताया था कि मुन्नी के लापता होने में श्रुति का हाथ था। ऐसा जिक्र तो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। इसीलिए ये जानने की कोशिश नहीं हुई कि तब श्रुति कहाँ थी। ये श्रुति को बचाने की कोशिश है या फिर इस वजह के पीछे कोई और राज छिपा है? मनीष एक काम करो, बिहार जाकर मुन्नी की माँ से मिलो, पता करो कि मुन्नी की माँ श्रुति और श्रुति के पेरेंट्स के बारे में क्या सोचती है। सर कुमार साहब हमरे मुन्नी की कोई खबर लाएगा? माँ जी ये गाजियाबाद पुलिस थाने से आए हैं। मुन्नी जिन लोगों के यहाँ काम करती थी उसके बारे में कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं साहब, मेरी मुन्नी को तो अपनी बेटी की तरह मानते थे। अच्छा उनकी अपनी भी एक बेटी थी श्रुति, उसके बारे में कुछ जानती हैं आप? मुन्नी अक्सर उसकी बातें करती थी, लेकिन साहब वो भी लापता हो गई थी। वो कब लापता हुई? 5 साल पहले मुन्नी जब लापता हुई तो वो लोग ने हमको फोन करके गाजियाबाद बुलाया और उसको ढूंढने में दिन रात एक कर दिया। आज तक मुन्नी के नाम की तनख्वाह हमें देते रहते। मुन्नी के नाम की तनख्वाह? हाँ साहब, हर महीने 2000 रुपये का मनी ऑर्डर आता है। हाँ हम पैसे भिजवाते हैं उन्हें। बूढ़ी है वो, उनके पास कमाने वाला भी कोई नहीं है, इसमें गलत क्या है? गलत कुछ नहीं, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि 5 साल पहले आपने मुन्नी की ही क्यों अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? हम उसे बेटी मानते ही नहीं, और वो खो नहीं गई थी, घर से भाग गई थी। लेकिन अकेले नहीं, मुन्नी के साथ, यही बोला था ना आपने? जी नहीं, मैंने ये बोला था कि जब वो भागी थी तो मुन्नी भी लापता हुई थी। बातें बहुत बदलती हैं आप। खैर फिलहाल आप लोग जा सकते हैं, जरूरत पड़ने पर फिर बुलाएंगे। जी।
सर क्या लगता है, मुन्नी इनके षड्यंत्र का शिकार हुई या श्रुति के? इसका जवाब तो श्रुति से ही मिलेगा कि वो अब भी कोई षड्यंत्र रच रही है या किसी षड्यंत्र का शिकार हो रही। सर, मैंने श्रुति और मुस्कान के मैनेजर दिलदार के कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं। इसमें ऐसा बहुत कुछ है जो हमसे छुपा रहा है। श्रुति मेरी एम्प्लॉय थी और मेरी रोजाना उससे फोन पर बात भी होती थी, लेकिन उसका कतई मतलब नहीं है कि मैंने उसका किडनैप किया हो। गायब तो मुस्कान भी है, उससे भी तुम्हारी रोज फोन पे बातें होती थी। सर वो मुझे फोन किया करती थी। लेकिन 6 अक्टूबर को जब श्रुति और मुस्कान का फोन लाल बाग में बंद हुआ तो तुम्हारे फोन की लोकेशन भी लाल बाग की थी। चक्कर क्या है? क्या जरूरत थी उस लड़की से मिलने की? मुसीबत के सिवा उसने कुछ दिया है? उसके वजह से 5 साल से रोज पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं हम। और 5 साल से एक माँ अपनी बेटी से मिलने के लिए भी तो तरस रही है। उसका क्या, वो जैसी भी है तो हमारी बेटी ही ना। खबरदार जो उसे बेटी कहा तो दोबारा मेरी मर्जी के खिलाफ गई तो उसकी तरह तुझसे भी नाता तोड़ लूंगा मैं। और सिर्फ 6 अक्टूबर को ही नहीं, तुम्हारे फोन की लोकेशन ऑफिस आवर्स के अलावा श्रुति के फोन के लोकेशन से मैच होती है। क्या चक्कर था तुम्हारा श्रुति के साथ? सर जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं। तो फिर कैसा है मैनेजर साहब, तुम ही बता दो। मैं श्रुति से प्यार करता था, लेकिन कभी उससे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और श्रुति ने भी कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। सर मैं सिर्फ उसका पीछा करता था, उसको देखे बिना रहा नहीं जाता था। मैं किसी न किसी तरह उससे मिलने के बहाने ढूंढा करता था। अच्छा? मैं सच बोल रहा हूँ सर। मैंने 6 अक्टूबर को भी उसको लिफ्ट देने के बहाने उसके घर के पास गया, लेकिन वहाँ नियति और मुस्कान भी थी। उन तीनों ने ऑटो पकड़ा और फिर मैं उस ऑटो का पीछा करने लगा। लालबाग जाके उन्होंने ऑटो छोड़ दिया और मुझे कार पार्किंग की कोई जगह नहीं मिली और श्रुति क्रॉसिंग से मुड़ गई थी। मैंने वहीं खड़े होकर तकरीबन 1 घंटे तक उसका इंतजार किया कि वो वापस आए, लेकिन वो वापस नहीं आई। तो फिर मैं वहां से चला गया था। चलो माना कि तुम सच बोल रहे हो, लेकिन श्रुति और मुस्कान लालबाग गए क्यों? मुझे क्या पता सर। किसी से उनको मिलते देखा वहां? नहीं सर। तुम पिछले 1 साल से श्रुति का पीछा कर रहे हो। क्या कभी इस दौरान किसी ऐसे आदमी को श्रुति से मिलते देखा हो जो श्रुति को नुकसान पहुंचा सकता हो? हाँ सर, करीब 1 हफ्ते पहले श्रुति एक आदमी से मिली थी। वो आदमी श्रुति को डांट रहा था और उसने उसको थप्पड़ भी मारा था। मैं उनकी बात सुन नहीं पाया, लेकिन हाँ कोई बात जरूर थी सर। कौन था वो? मेरा मतलब दिखने में कैसा था वो? आप श्रुति से मिले थे ये मान लिया, लेकिन अब आप भी ये भी मान लो कि श्रुति को आपने ही। सर आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं। सर मैं तो सिर्फ इसलिए मिला था कि मुझे रमोला ने कहा था कि वो अभी इसी शहर में है और मैंने श्रुति से कह दिया कि वो अब हमारे घर में घुसने की सोचे भी ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि रमोला श्रुति को घर लाना चाहती थी और आपने इसी खुंदक में? सर मैंने कुछ नहीं किया और आप भी उसे अच्छा समझने की भूल ना करें। लेकिन उसके बुरा होने का कोई सबूत तो दो। उसका किसी से रिश्ता था, वो घर छोड़ के क्यों भागी? नियति किसकी बेटी है, कुछ तो बोलो। सर मैं बस इतना जानता हूँ कि मैंने अपनी इज्जत बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमारे मुंह पे कालिक पोतकर भाग गए और 24 घंटे बाद हमने सिर्फ मुन्नी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई। 24 घंटे तक उन्होंने मुझे भी कमरे में बंद रखा। वो इतना गुस्से में थे कि घर में तोड़फोड़ करते रहे। ठीक है, आप जा सकती हो। सर 24 घंटे तक रमोला को कमरे में बंद करना और घर में तोड़फोड़ करना कुछ अजीब सा नहीं लगता सर? 5 साल पहले जिस दिन मुन्नी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई, उस दिन के आसपास के श्रुति के फादर के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करो। सर ये सब क्या हो रहा है? आप लोग ऐसे कैसे? सर्च वारंट है हमारे पास। आपने कहा था 5 साल पहले जब श्रुति और मुन्नी गायब हुई थी तब इन्होंने आपको 24 घंटे कमरे में बंद रखा था। क्या आप जानती हैं जिस दौरान आप कमरे में बंद थी तब ये क्या कर रहे थे? मुन्नी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के 1 दिन पहले आपने सीमेंट और टुकड़ियों का ऑर्डर दिया था। क्या मैं जान सकता हूं क्यों? सर घर के बैकयार्ड में इसका जवाब मिल गया है। ये देखिए सर। ये पैच कैसा है? सर आपको कुछ गलतफहमी। ठीक है, तो फिर गलतफहमी दूर कर लेते हैं। मनीष खुदवाओ उसे। तुम्हारी रस्सी तो जल गई, अब बाला हम उतारेंगे।
एक मिनट। बोल सर, बताता हूँ सर, बताता। सर मैं मानता हूँ मैंने वहां मुन्नी की लाश गाड़ी, लेकिन मुन्नी का मर्डर श्रुति ने किया था क्योंकि मुन्नी उस पर नजर रखती थी। अब खुद को बचाने के लिए श्रुति पे आरोप मढ़ रहे हो? सर मैं मानता हूँ मैं उससे नफरत करता था, लेकिन उसका बाप हूं, उसके बचाने के लिए मैंने उसका यह क्राइम छुपाया। सर आप ही सोचिए, अगर मैं बुरा होता तो मुन्नी की मां को हर महीने 2000 रुपया क्यों भिजवाता? तुम्हारी बात हम तभी सच मानेंगे जब श्रुति खुद आकर यह बात कबूल करेगी कि उसी ने मुन्नी को मारा है। अगर उसे पकड़वाने में हमारी मदद कर सकते हो तो ये बताओ कि श्रुति है कहाँ? सर मुझे नहीं पता वो कहाँ है। अच्छा ये बताओ, तुम उसे कैद करके क्यों रखते थे? क्या किया था उसने? सर वो आवारा लड़की थी। किसके साथ आवारागर्दी करती थी? सर मुझे नहीं पता वो कौन था। सर डीएनए टेस्ट से कंफर्म है कि वो लाश मुन्नी की है, लेकिन सर बॉडी जिस हालत में मिली है उससे पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट से ज्यादा कुछ तो पता नहीं चल पाया, लेकिन स्कल में 2 जगह क्रैक्स हैं और हाथ में भी फ्रैक्चर है। लेकिन सवाल ये है कि क्या श्रुति का बाप सच बोल रहा है कि मुन्नी का मर्डर श्रुति ने ही किया है? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जो साजिश मुन्नी के साथ हुई उसी तरह श्रुति, नियति और मुस्कान को मारकर कहीं दूसरी जगह गाड़ दिया गया हो और श्रुति को क्रिमिनल बताना इसकी एक नई चाल हो? सर आपने जो कॉल रिकॉर्ड चेक करने के लिए कहा था वो मैंने चेक किए। मेरा शक सही निकला। लेकर आओ उसे। तो श्रुति के भैया जी, तुझे क्या लगा था तुझे यहां नहीं बुलाया जाएगा? 23 मई 2011 की रात जब मुन्नी का मर्डर हुआ और श्रुति घर से भागी, उसी रात तूने 9 बजे अपने नोएडा के हॉस्टल से चेकआउट किया। तेरी फोन के लोकेशन के मुताबिक उस रात तू घर गया। अब तू खुद बता तूने वहां क्या कांड किया? ये ऐसे नहीं बताएगा। बोल सर गलती हो गई सर माफ कर दो सर, गलती हो गई। 23 मई की रात तूने अपनी बहन श्रुति और मुन्नी के साथ जो जो कुछ किया सब सच सच बता। बोल। तू भाई नहीं राक्षस है जिसने अपनी बहन श्रुति को नहीं छोड़ा, मेड को कहां छोड़ा होगा? अब सीधी सीधी तरह से बता कि 23 मई की रात तूने क्या कांड किया? उस रात मैं बहुत नशे में था, चुपचाप अपने घर में घुसा। फिर उसके बाद मैं अपनी मेड के पास गया और उसके साथ सर, लेकिन उसने मुझे रोकने की कोशिश की। फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, लेकिन पापा ने मुझे बचा लिया और सर मैं और पापा मुन्नी को घर के बैकयार्ड में ले गए और इसी मौके का फायदा उठाकर श्रुति घर से भाग गई। वो मेरा बेटा है सर, मैं उसे नहीं बचाता तो और किसे बचाता? पहले तुमने बोला श्रुति को बचाने के लिए तुमने ऐसा किया, क्यों? तो तुम ये भी जानते होंगे तुम्हारा बेटा संकेत अपनी बहन श्रुति को मोलेस्ट करता था। क्या? अच्छा ही क्या श्रुति ने, जो तुम जैसे लीचड़ लोगों का घर छोड़कर भागी। लेकिन तुम लोगों की नफरत इतनी गहरी थी कि 5 साल बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। बोलो, श्रुति, नियति और मुस्कान के साथ तुमने क्या किया है? सीधी तरह से बताओ, नहीं तो। सर मैं सच कहता हूं, मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता वो लोग कहां हैं। संकेत और अमन 5 साल पहले हुई मुन्नी की हत्या के सारे राज खोल चुके थे, लेकिन श्रुति, मुस्कान और नियति जिस अपराध का शिकार हुए थे, इस राज का कोई भी सिरा ढूंढने में पुलिस अब तक नाकाम रही थी। और ये सवाल भी अभी तक वैसा ही बना हुआ था कि नियति का पिता कौन था। अगर इन बाप बेटे ने इन्हें किडनैप नहीं किया तो फिर श्रुति, नियति, मुस्कान के साथ हुआ क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं इस सवाल का जवाब नियति के बाप से जुड़ा हो? हेलो, ठीक है, हम अभी आते हैं। सर, नियति वर्धमान हॉस्पिटल में है, रास्ते में जख्मी हालत में मिली है। नियति बेटा,
आप हमसे बात कर सकती हो? बेटा, आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ? आपकी मम्मा और मौसी कहाँ हैं? जो भी हुआ ना, वो अंकल को सब सच सच बता दो। हाँ, मैं, मम्मी और मौसी हम लोग ऑटो से उतरे थे और वहाँ पर एक झूला था और हम लोग कुछ देर के लिए इंतजार कर रहे थे। फिर कुछ समय के बाद एक अंकल वाइट कलर की गाड़ी में आए और हम लोग उनके साथ बैठ गए। फिर वो हमें कहीं लेके चले गए। कौन थे वो अंकल बेटा? मुझे नहीं पता, पर वो अंकल बहुत गंदे थे, बहुत गंदे। सर वो देखिए, वो लगा मेला। नियति ने भी यही कहा था, उसे किसी स्टोर में रखा गया था। हो सकता है गोडाउन हो। मनीष, पता करवाओ जरा। सर। मनीष, खोलो इसे। सर, मैंने अपने गड्ढे खुद खोदे। उस मुस्कान ने खुद अपने जाल में फंसाया मुझे। वो मेरे कोचिंग सेंटर में आती थी, वो मुझे अपना प्रेमी बनाना चाहती थी। ऐसा बहका मैं कि ओखली में सर दे बैठा। प्रेग्नेंट क्या हुई, वो गले की हड्डी बन गई थी। डॉक्टर बोला अगर ऑपरेशन करवाया, एबॉर्शन करवाया तो मुस्कान मर जाएगी। साल भर झेला उसे, लेकिन जब बेटी पैदा हुई तो उसे अनाथ आश्रम में रख दिया और मुस्कान से नाता तोड़ दिया मैंने। महीने भर पहले मेरी नीति लिखने के लिए मुझे ढूंढ निकाला। सर, वो आए दिन मेरे आसपास मंडराती रहती थी। एक दिन मैंने उससे साफ साफ बात की। अब बता, क्या चाहती है तू? तुमने तो बोला था बीवी बनाओगे मुझे। एक प्रेग्नेंट लड़की को झूठी आस दे रहा था। उसी रात को श्रुति को लेकर वो मेरे घर के बाहर आई और बोलने लगी कि नियति को मैंने अपना नाम नहीं दिया तो वो मुझे पुलिस के हवाले कर देगी। जैसे तैसे उसको शांत किया मैंने और अगले दिन मिलने के लिए बुलाया। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, बच्ची है, बीवी है। उन लोगों के रहते हुए मैं इस बच्ची को अपना नाम नहीं दे सकता हूँ। अगर यही बोलना था तो हमें यहाँ बुलाया क्यों? 5 लाख लो और पीछा छोड़ो। ना ही मुझे किसी बच्ची को अपना नाम देना है और ना ही रखेल पालनी है। मुस्कान को रखेल कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने उसे वहीं बांध दिया, सोचा खुद ब खुद अपनी मौत मर जाएगी। लेकिन अपनी नियति से कोई नहीं भाग सकता। तुम अपनी बेटी नियति को अपना नाम तो नहीं दे पाए, उल्टा उसकी माएं छीन ली। हमारे देश का 90% वर्ग आज भी इस मानसिकता में जी रहा है जहां बेटियों के पैदा होते ही पुरुष उनकी नियति तय कर देते हैं, उनसे उनकी बात रखने की आजादी तक छीन ली जाती है। और यही वजह थी कि श्रुति अपने माता पिता से भी ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई कि वो अपने भाई के शोषण का शिकार हो रही थी। मुस्कान से भूल जरूर हुई, लेकिन उससे भी औरत होने का कर्ज वसूला गया और मुन्नी की आवाज तो उसकी सांसों के साथ ही दबा दी गई। नियति को जिंदगी नसीब हुई, लेकिन ये सवाल नहीं मरा कि महिलाओं को कब तक इस तरह के अपराधों का शिकार होना पड़ेगा। मैंने क्या किया? मुझे छोड़ दो। देखो देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो। नहीं, पापा, बुआ से दाल मांगो ना। अरे पागल हो गई है, अपने आप को ही जलाने पर तुली है। तो और क्या करूं? ऐसे तो आप लोग कुछ अपने आप से बात करने वाले हो नहीं, तो एटलीस्ट मैं तो ट्राई करूं। एक ही घर में रहते हुए भी हम लोग बात नहीं करते एक दूसरे से, तो डाइनिंग टेबल पर भी क्यों खाते हैं? अपने अपने रूम में ही खा लेना चाहिए ना। समझाइए इसको। चुप कर जा बच्ची, चुप कर। परिवार, रिश्ते, प्यार, एहसास, इन सब की परिभाषा वहां से बदलने लगती है जब इंसान
कागज के टुकड़ों का गुलाम होने लगता है। कुछ पाने के चक्कर में क्या छूट रहा है, अगर वक्त रहते इस पर नजर ना डाली जाए तो सामने आते हैं इस लापरवाही के अंजाम, जहां अपनों की भीड़ में भी इंसान अकेला रह जाता है। उम्र दराज इस अकेलेपन पर शायद काबू पा जाए, लेकिन उन मासूमों का क्या जिनके दिलो दिमाग पर हर बात एक छाप की तरह छूटती है और जिंदगी में तजुर्बे की कमी और अपनों का परायापन उन्हें वीरान कर देता है। और फिर जिन राहों पर वो निकलते हैं वहां उन्हें मंजिल नहीं मिलती बल्कि हादसों से टक्कर होती है। इन्हीं हादसों और गैर जिम्मेदारी की कहानी कहता है हमारा आज का ये एपिसोड। रुक रुक रुक। ये चाचू को अभी ना कुछ पता नहीं चलता, कब मूड बन जाए कब बिगड़ जाए कुछ नहीं पता। अरे पंखुड़ी है ना, सारे प्लान इसी की वजह से बनते रहते हैं हमेशा। जल्दी कर, सब लोग आते होंगे, जल्दी कर। जल्दी आ, इधर इधर। दादी, हाँ। जिस दिन का हमें वेट था वो दिन फाइनली आ ही गया। हाँ हाँ। कितना मस्ती करेंगे ना आज। हाँ। खेलेंगे खाएंगे, भले कुछ दिन के लिए पर हाँ, बहुत मस्ती हाँ। करेंगे। बेटा तेरे जिद के लिए तो प्लान बना है। हेलो, हाँ जी, क्या मल्होत्रा साहब के माल की डिलीवरी नहीं हुई? एक मिनट में चेक करके बताता हूँ जी। भैया, आपने मल्होत्रा साहब का माल नहीं डिलीवर करवाया? ये बोल तो दिया था। अरे हाँ, वो शायद टेम्पो का प्रॉब्लम था। शायद टेम्पो का प्रॉब्लम था से क्या मतलब है आपका? अरे कोई काम तो ढंग से कर सकते हैं आप। मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करना। तुमने क्यों नहीं देखा? दिन भर घूमते रहते हो। घूमने तो आप जा रहे हैं सारा काम छोड़ के। मेरा सामान बाहर निकालो, हम नहीं जा रहे। मेरा भी सामान उतार दो। जब अनिल भाई साहब की वजह से काम रुका है तो उन्हें करने दीजिए ना। हम अपनी ट्रिप क्यों कैंसिल करें? क्यों? हिस्सा बटोरने के लिए तो बराबर खड़े हो जाते हो ना। थोड़ा बहुत काम कर लिया तो क्या हुआ? चुप रहो तुम सब, कोई कहीं नहीं जाएगा। चलो गाड़ी में बैठो। माँ, काम बहुत जरूरी है, हम लोग घूमने बाद में जाएंगे। समझने की कोशिश करो, चलो उठो। अरे घूमने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। ऐसी भी क्या कमाई जो किसी को खुशी ही ना दे सके। तू दुखी मत हो बेटा। मुझे पता है नाराज है हमसे, तुझे फार्म हाउस नहीं ले गए ना, इसलिए। ये क्या कर रहे? ज्वालामुखी, ये क्यों? दादी, हाँ, इस घर में तो हर एक के अंदर एक ज्वालामुखी है जो कभी भी फट सकता है। क्या हम पहले जैसे कभी खुश नहीं रह सकते? खुशियाँ जगह की नहीं इंसानों की मोहताज होती है, पर इस घर में तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। लक्ष्मी इतनी आई कि सरस्वती ने तो रास्ता ही बदल दिया। तो दादी, काश ऐसा हो जाए ना कि भले पैसा कम हो जाए पर प्यार बढ़ जाए, ताकि हम सब साथ में अच्छे से तो रह सके। कितनी छोटी सी है मेरी बच्ची, पर कितनी समझदार है। ये बच्चियां कौन थी और वो आदमी कौन था जो अपनी जान की भीख मांग रहा था? इन्हें क्यों बंदी बनाया गया था? दूसरी तरफ ये परिवार जिसका हर सदस्य एक दूसरे की तरफ पीठ किए अलग ही दिशा में आगे बढ़ रहा था, जिसकी लापरवाहियों और अनदेखियों ने एक मासूम बच्ची पंखुड़ी को सोच से बुजुर्ग बना दिया था, जो पैसे को लात मारकर गुर्बत की जिंदगी मांग रही थी सिर्फ इसलिए ताकि परिवार और उसकी खुशियां लौट आए, एक दूसरे के लिए वक्त लौट आए। इस परिवार के सिर्फ आदमी नहीं बल्कि औरतें भी दोनों हाथों से कमाना चाहती थी, जिसकी वजह से ये सब एक दूसरे की दुश्मन बनी हुई थी। पर आखिर ये सब चाहते क्या थे? इंसान सुख शांति के लिए दौलत कमाता है, लेकिन क्या सिर्फ दौलत से ही सुख शांति मिलती है? गाड़ी आधा घंटा लेट लेके आया तू आज। बॉस देखेंगे तो? सारे टेम्पो आ गए? हाँ सर, बस एक गाड़ी बची है, डिलीवरी हो गई, आने वाली है। ठीक है, आ जाए तो रजिस्टर में नोट कर देना टाइम के साथ। हाँ नंदिनी, बोलो। कहाँ हो तुम? यार अभी तो 2 दिन पहले बिजनेस टूर से होकर आए हो, फिर से जाना है? ये कोई तरीका होता है? तुम्हारी फैमिली भी है। अरे तो काम करना है, जाना पड़ेगा ना, अय्याशी करने थोड़ी जा रहा हूँ। और सुनो, बैग तैयार रखना, सुबह जाना है मुझे।
कब से खड़ी है गाड़ी? काफी टाइम पड़ा। गाड़ी के अंदर चेक करो, पेपर से क्या देखो? जी आसपास जाके चेक करो, कुछ मिलता है क्या देखो। सर ये पेपर मिल गया। किसी शरद के नाम पे रजिस्टर्ड है, भांडुप का एड्रेस। रख लो इसे। सर उस तरफ एक फार्म हाउस है जो कुछ दिनों से बंद पड़ा है और उसके कुछ ही दूरी पर एक इंडस्ट्रियल एरिया भी है और टेम्पो के आसपास भी कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला, टेम्पो वाला भी आसपास नहीं है। गाड़ी को कस्टडी में लो और फोरेंसिक टीम को फ़ोन करो। पापा यही दोनों हैं जिन्होंने मेरी बम पर पेट्रोल का इंजेक्शन लगाया था। क्या सबूत है कि ये दोनों ही थे? देखिए भाई साहब, हो सकता है आपका बेटा झूठ बोलता हो। मैंने देखा था, अमित भैया और दर्पण भैया ही थे। इन दोनों की पुलिस कंप्लेंट करने वाला हूँ मैं। भाई साहब एक मिनट, मेरी बात सुनिए। आप एक काम कीजिए, आप ये पैसे रख लीजिए और चाहिए तो और ले लीजिएगा। आप इसका इलाज कराइए, इन दोनों को हम लोग संभाल लेंगे। लोगों के मुंह में नोट ठूसकर कब तक अपनी गलतियों को छुपाता रहेगा? अरे छोड़ो ना माँ, बच्चे हैं, शरारत कर देते हैं। और वैसे भी इन फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। दोबारा ये सब नहीं होना चाहिए। भाई प्लान क्या है तेरा, ये तो बता। सुन के मजे लेगा, देख के? देख के तो जा पंखुड़ी को बुला करना। पंखुड़ी को? अच्छा ठीक है। चल तुझे क्या पंखुड़ी, आना। तुम लोग मेरे साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रहे हो ना? अरे बाबा कोई प्रैंक नहीं कर रहे हम लोग, जल्दी आजा चल। अच्छा ठीक है। भाई पंखुड़ी, पंखुड़ी भाई, पंखुड़ी भाई क्या हो गया, इसे देखना यार। ए पंखुड़ी, पंखुड़ी उठ, नाटक मत करना। पंखुड़ी उठना यार। अभी इसको होश में लाता हूँ। उठ भाई कुछ कर। ए पंखुड़ी, ए पंखुड़ी उठ, उठ जा यार, उठ उठ। देख पंखुड़ी, इधर देख। तू जो कुछ देखती है घर पे बता देती है ना, इसे चुगली कहते हैं, है ना? और अब ये मत बता देना, वरना यार पंखुड़ी हम लोग तो बस मजाक कर रहे थे। देख मैं रिक्वेस्ट करता तुझसे, ये सब बात प्लीज घर पर मत बताना यार, प्लीज। मैं नफरत करती हूँ तुम दोनों से। अरे पंखुड़ी यार बात तो सुन यार, प्लीज यार घर पे मत बताना किसी को। बात सुन, पंखुड़ी बात सुन। पर एक प्रॉब्लम है, जितना मैं तुमसे नफरत करती हूँ ना, उससे ज्यादा मैं तुम लोग से प्यार करती हूँ। प्रैंक्स, शरारतें, मस्ती इस तरह की हरगिज नहीं होनी चाहिए कि किसी को तकलीफ पहुंचे, किसी को खतरा हो, किसी को ठेस पहुंचे। घर के बड़े और जिम्मेदार जब इस तरह की हरकतों को नजरअंदाज करते हैं और अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं तो यह खतरा किसी भी वक्त भयानक रूप ले सकता है। और यही हो रहा था रस्तोगी परिवार में। पूरे दिन में सिर्फ 20 साड़ियां बिकी है, प्रॉफिट तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन किसको क्या पड़ी है ना? उस नीलम को मैं छोड़ूंगी नहीं, देखूंगी मैं उसे। टेंशन के मारे मेरे बाल झड़ने लगे हैं। अगर यही हाल रहा ना तो सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। मैं कुछ बोल रही हूँ, सुनाई दे रहा है आपको? मेरी तो कुछ फिक्र ही नहीं है आपको। साहेब काय झालं? शरद येत होता? हो पण 2-3 दिवसापासून तो घरी नाही आला, त्याचा फोन पण बंद येतो। साहेब क्या हुआ? ये तो तब पता चलेगा जब वो हमें मिलेगा। काही अंदाज आहे का तो आता कुठे असेल? साहेब तो टेम्पो चालवतो। कोणाची, स्वतःची का किसी और के लिए चला था? नहीं मेरे को कुछ नहीं पता साहब। ठीक है, तो आला क्या आम्हाला कळवा। हो साहब। राणे, ये शरद के फोन को ट्रैकिंग पे डाल दो, कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ, पता करो कि गायब होने से पहले उसकी आखिरी लोकेशन क्या थी, और एक खबरी को यहाँ 24 घंटे नजर रखने को बोलो।
बेटे क्यों रो रही हो? ताया जी, मम्मी ने मुझे बहुत चिल्लाया। क्या है? मम्मी इस पे साइन। तू स्कूल पढ़ने जाती है या मस्ती करने जाती है? साइंस में तेरे 65 और मैथ्स में तेरे 61। पर मम्मी इंग्लिश और एसएस में तो 90 अप है ना। सोशल साइंस की कोई वैल्यू होती है? तू और तेरे बाप ने ना दोनों ने मेरी नाक में दम करके रखा है। तू स्कूल में जाती है कि मस्ती कर सके, और तेरा बाप कभी फोन नहीं उठाता, घर में टाइम नहीं देता। जा अपने बाप से साइन करवा, मैं इसमें साइन नहीं करूंगी। अरे पगली, इतनी सी बात पे कोई रोता है क्या? ला मैं साइन कर देता हूँ, ला। अरे क्या है, तुम्हारी मम्मी किसी और से गुस्सा होगी तो इतने में तुम गई तो इसलिए डांटा होगा। लो ये भी साइन हो गया। अब मेरी पंखुड़ी के लिए एक मीठा सा गिफ्ट ले लो। पंखुड़ी, पंखुड़ी, अरे कहाँ है पंखुड़ी? नंदिनी, पंखुड़ी को देखा कहीं? नहीं माँ जी, यहीं कहीं होगी। अरे तुम तो सुबह से अपने डिजाइन देखने में ही लगी रहती हो, तुम्हें कुछ होश भी है? कहाँ है बच्चे? सुबह से ढूंढ रही हो, मिल ही नहीं रहे हैं। क्या हुआ मम्मी जी? पंखुड़ी कहाँ है, पता भी है कुछ? और अमिता दर्पण कोई भी दिखाई नहीं दे रहा सुबह से। मम्मी जी यहीं होंगे वो लोग, कहाँ जाएंगे? तुम लोगों को कोई फिक्र भी अपने बच्चों की? मैं ही ढूंढती हूँ। पंखुड़ी, पंखुड़ी कहाँ है बेटा? आराम से। रुको, कहाँ थे तुम दोनों? और पंखुड़ी कहाँ है? पंखुड़ी? दादी हमें क्या पता पंखुड़ी कहाँ है, हम तो लेट नाइट मूवी देखकर आ रहे हैं बस। अच्छा, जाओ अपने अपने माँ बाप को उठा के लेके आओ। अरे जाओ। सर, मेरी पोती पंखुड़ी सुबह से गायब है, पता नहीं कहाँ किस हाल में है। आपने अपने रिश्तेदारों और उसके दोस्तों से पता किया? हो सकता है वहां हो। सर जहाँ जहाँ वो जा सकती है सब जगह पर पूछताछ की, सर कहीं नहीं मिली। आपकी बेटी है? मेरी भतीजी है। उसके पिता क्यों नहीं आए कंप्लेंट लिखवाने? सर मेरा भाई कुछ काम से पूना गया है, टूर पे है। उसका फोन ट्राई किया था लेकिन वो भी नहीं लग रहा है। आप लोगों ने आज सुबह से उसे नहीं देखा? ये भी तो हो सकता है कि वो कल रात या शाम से गायब। बाहर आप उसकी डिटेल्स लिखवा दीजिए और उसकी तस्वीर दे दीजिए। जी सर, शरद की लास्ट मोबाइल लोकेशन हनुमान नगर ट्रेस हुई है। क्या? अपने घर से इतनी दूर हनुमान नगर के जंगल में है, वो कर क्या रहा है? और अगर उसके साथ वहीं कुछ हुआ है तो वहाँ किसी ने तो उसे देखा हो। चला कितने जाऊन बगुआ। इसे देखा है? हाँ साहब, कुछ दिन पहले इधर आया था ये। उसके बाद इसको मैंने फार्म हाउस की तरफ जाते देखा। और वापस आते? वापस आते तो नहीं देखा साहब। किसका है फार्म हाउस? साहब शक्ल से तो मैं नहीं जानता साहब, लेकिन साहब वो फार्म हाउस है ना, उसके आगे इन लोगों की फैक्ट्री भी है साहब। लेकिन साहब ये फार्म हाउस पे ये लोग बहुत कम आता है साहब। नंदिनी, तुम्हें पता है ना मैं पूना में क्लाइंट के साथ बिजी हूँ। फ्री होकर बात करता हूँ। बाय। मिस्टर नवीन। यस। हमें आपसे कुछ पूछताछ है। बोलिए। इसे जानते हैं? नहीं। टेम्पो ड्राइवर है शरद, 5 दिन से गायब है और आखिरी बार इसे आपके फार्म हाउस जाते हुए देखा गया था। तो हम जानना चाहते हैं कि वहाँ करने क्या गया था। टेम्पो ड्राइवर्स को हायर करना, उनको काम असाइन करना, ये तमाम काम जो है मेरा सुपरवाइजर करता है। माधव, श्याम जी को अंदर भेजूंगा। बैठिए। एक टेम्पो ड्राइवर आखिरी बार आपके फार्म हाउस जाते हुए देखा जाता है और फिर गायब हो जाता है और आपको पता तक नहीं। उसके टेम्पो में ब्लड के स्टेन्स भी मिलते हैं। देखिए, मैं फार्म हाउस जो हूँ कभी कभार ही जाता हूँ। सर शाम। ये शरद है, टेम्पो ड्राइवर। नहीं सर, ये हमारे इधर काम नहीं करता है और वैसे हमारा कोई ड्राइवर मिसिंग भी नहीं है। आप चाहे तो रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। हमें आपका फार्म हाउस चेक करना। सॉरी, देखिए अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन जितना कोऑपरेशन हो सकता था मैंने किया। एंड प्लीज एक चीज़ और है,
बिना वारंट के प्लीज मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिएगा, थोड़ा बिजी रहता हूँ प्लीज। सर इसे तो वारंट चाहिए। मुमकिन है इसका और शरद का पाप का कोई जॉइंट खाता हो, पहले वो पता लगा फिर इसे कानून सिखाएंगे। रस्तोगी परिवार के रिश्ते प्यार मोहब्बत पर नहीं, शायद नफरत और इल्जामों पर ही टिके थे। सब कागज की जायदाद जोड़ने की फिराक में भावनाओं की नीलामी कर रहे थे। क्या शरद और पंखुड़ी के लापता होने में कोई एक कड़ी कॉमन थी? पंखुड़ी किसके आगे गिड़गिड़ा रही थी? शरद के टेम्पो से मिला खून आखिर किसका था? और क्या वास्ता था उसका रस्तोगी परिवार के फार्म हाउस से? केस का की ठीक है, उसे थाने बुलाओ, आगे देखते हैं। रिपोर्ट लिख लो। सर ठीक है। सर शरद के बारे में जितने भी लोगों से पूछताछ की है, एक बात कॉमन निकली है कि वो बहुत ही गुस्से वाला है और बहुत लोगों से दारू पी के मार पिटाई भी कर चुका है। ठीक है, उसके घर पे जाके देखते हैं। वो तो 2 साल पहले उसकी बीवी उसको छोड़ के चली गई, तब से वो ऐसा हुआ है। कहाँ गई हो? कहीं एड्रेस आएगा थी सर? सर मुझे लगता है शरद ने बदला लेने के लिए अपनी बीवी को ढूंढ निकाला होगा और वो खून के निशान उसके ही होंगे। शरद की माँ ने जो मीना की बहन का एड्रेस दिया वहाँ जाके पता करते हैं। अभी वो कहाँ है? अब तो वही हमें कोई क्लू दे सकता। ठीक है, शाम को देखो। सर, पंखुड़ी का फोन के लास्ट लोकेशन हनुमान नगर। हनुमान नगर? दामले, कोई लड़की अकेले इतनी दूर नहीं जा सकती, जरूर उसे कोई लेके गया हो सकता है सर। ये भी पता चला है कि उस फैमिली का इस एरिया में एक फार्म हाउस भी है। इसका मतलब तो ये बनता है कि कोई बाहर वाला नहीं बल्कि कोई घर वाला ही उसे वहां लेके गया हो। दामले, अनिल को फोन करके इन्फॉर्म करो और फार्म हाउस आने के लिए बोलो। ओके सर। हेलो, मीना। हाँ साहब। शरद एक हफ्ते से गायब है, आपके पास उसकी कोई खबर है? नहीं साहब, मेरे पास उसकी कोई खबर नहीं है और मुझे उसकी कोई खबर रखनी भी नहीं है। रोज का मचमच था, पैसे उसके पास रहते नहीं थे, लेनदार रोज दरवाजे पे आते थे और आए दिन रोज न रोज किसी से मारामारी करता था। यहाँ से भी कोई क्लू नहीं मिला। लगता है फार्म हाउस के आसपास ही कुछ मिलेगा जो अब तक हमारी नजरों से छूट रहा था। चलो सर, आप यहाँ? तुम यहाँ कैसे? एक मिसिंग केस के सिलसिले में एक टेम्पो ड्राइवर एक हफ्ते से गायब है। आखिरी बार इस फार्म हाउस में आते हुए देखा गया था। चलो, फार्म हाउस का चप्पा चप्पा छान मारो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। अच्छी तरह से पूरी जगह की तलाश करो। सर, बिल की कॉपी मिली। ये तो आसपास की किसी दुकान का लगता है, इसे एविडेंस पे जमा करो। अगर ये जगह बंद थी तो ये बिल यहाँ कहाँ से आया? सर, ये देखिए। इसे देखकर तो लगता है कि यहाँ कुछ बड़ा क्राइम हुआ है। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और ब्लड के सैंपल्स को टेस्ट के लिए लो। सर, क्या ये पॉसिबल है कि ये खून शरद का हो? लेकिन सर, बिना चाबी के वो अंदर घुसा कैसे? और दोनों केसेस में कनेक्शन क्या हो सकता है? क्योंकि ये फैमिली तो शरद को जानती तक नहीं। सर, बाथरूम से लाइटर मिला है। इसे भी कस्टडी में जमा करो। सर, अगर ये जगह बंद थी तो ये लाइटर, ये बिल और ये खून, ये सब यहाँ कहाँ से आए? मिस्टर अनिल, जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती आपका ये फार्म हाउस हमारी निगरानी में रहेगा। जितनी शिद्दत से तुम मेरे पीछे लगी रहती हो ना, अगर इसका आधा एफर्ट भी तुमने पंखुड़ी के ऊपर लगाया होता तो आज वो हमारे साथ होती। मैंने उसे अकेले पाला है। बिजनेस टूर से कभी फुर्सत मिली है तुम्हें? नोट छापने की मशीन के अलावा अगर कभी अच्छे बाप भी बन गए होते ना तो ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। तुम तो बड़ी एफिशिएंट हो ना। तुमने पंखुड़ी के लिए क्या किया? क्या ध्यान दिया तुमने उसपे? क्या किया? तुम्हें होश में ला रही हूँ। सारी जिंदगी जायदाद कमाते रहे और तुम झगड़ा करती रही। कभी मेरी बच्ची पर ध्यान दिया? कभी उसके सर पर हाथ रखकर पूछा कि बच्ची तू कैसी है? शर्म करो तुम लोग, शर्म करो। ये बिल आपकी दुकान की है? हाँ सर, ये बिल हमारी दुकान का। बता सकते हैं कार्ड किसने स्वैप करवाया था? सर, शकल तो याद नहीं है, पर इतना याद है वो 2 16-17 साल के लड़के थे। ये रहा सर। यस सर, हम फार्म हाउस जाते थे लेकिन सिर्फ मस्ती करने। दारू वारू पीते थे पर कुछ गलत नहीं करते थे सर। हाँ सर, और जिस दिन पंखुड़ी गायब हुई थी उस दिन तो हम फार्म हाउस के आसपास भी नहीं गए थे। वहां नहीं गए थे तो फिर कहाँ गए थे तुम लोग? सर, उस दिन हम मलाड के एक मॉल में घूम रहे थे। ठीक है, जाओ। थैंक यू सर। सर,
इन दोनों की इंक्वायरी की है। स्कूल में टीचर और स्टूडेंट सबका यही कहना है कि 24 घंटे ये दोनों प्रैंक करने की प्लानिंग में लगे रहते हैं। कभी कभी मजाक तो बहुत खतरनाक किस्म के होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार कोई मजाक हाथ से बाहर निकल गया हो और पंखुड़ी उसकी शिकार बन गई हो। दामने पता करो कि ये दोनों सच बोल रहे हैं या झूठ। जिस दिन पंखुड़ी गायब हुई ये दोनों मलाड मॉल में थे या कहीं और? यस। अब भी वक्त है, सुधर जाओ। आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। पापा ज्यादा मेलो ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, वरना मुझे भी मुंह खोलना पड़ेगा। भाई तूने तो आज मरवा ही दिया। अब ज्यादा ड्रामा मत कर, अब तो बहुत मजे ले रहा था। अरे मजे की छोड़, अब ये सोच अपनी जान कैसे बचाएंगे हम। सर, दर्पण और अमित के कॉल डिटेल्स के मुताबिक वो हनुमान नगर में ही थे। शॉपिंग मॉल के सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर लिया। वो लोग झूठ बोल रहे हैं, गए ही नहीं थे वो। सुना है तुम लोगों को सैटिस बहुत पसंद है। आज तुम्हें वही बचेगा। हमें लोगों की पसंद का बहुत ख्याल है। तो देख रहे हो ना तुम, ऐसे ही पूजा होगी तुम दोनों की। सामने शुरू हो जाओ। सब बताते सब बोले सब उस दिन हम डर गए थे इसलिए कुछ बताया नहीं आपको। ड्रामा नहीं, सीधी कहानी सुनाओ। हाँ साहब, हम दोनों उसको फार्म हाउस ले गए थे। पंखुड़ी, क्या हुआ पंखुड़ी, ऐसे क्यों बैठी है? कुछ नहीं हुआ। फार्म हाउस चलेगी? फार्म हाउस? तुम लोग के साथ? हाँ। नहीं, मेरे को नहीं आना। अरे पंखुड़ी देख, इधर देख, ये बड़े लोग ना हमेशा अपनी चलाते हैं, है ना? अब हम तुझे फार्म हाउस लेके चल रहे हैं, चल। पर तुम लोग मेरे साथ हर बार प्रैंक करते हो। अरे बाबा प्रैंक की कसम। हाँ प्रैंक की कसम। इस बार हम कोई प्रैंक नहीं करेंगे, पक्का। तेरी कसम। अरे अच्छा ठीक है, चलते। चले? चल। पंखुड़ी घर वाले से बहुत नाराज थी क्योंकि उसको कोई फार्म हाउस नहीं ले जा रहा था। फार्म हाउस ले जाने के बाद यहाँ कितनी शांति है ना, पर घर वाले तो कुछ समझते ही नहीं है। पर हम यहाँ करेंगे क्या? हमें नहीं पता। हमें क्या पता? भैया, भैया बोलो। बहुत चोरी करती है ना, अब पता चलेगा। भैया प्लीज, भैया देखो मैं सबको बता दूंगी। भैया। फार्म हाउस में बंद करने के बाद अब हम दोनों घूमने चले गए थे और घूमे फिरे, खाए पिए, और हमने सोचा कि अब लौटकर उसको टॉर्चर करेंगे। लेकिन जब हम फार्म हाउस पहुंचे तो वहाँ पंखुड़ी हमने पंखुड़ी को बहुत ढूंढा पर कोई नहीं मिला। ये शरारत नहीं, वैसे ना हरकत है। अपनी बहन को टॉर्चर कर रहे थे तुम लोग। किस तरह की परवरिश की है तुमने अपने बच्चों की? और तुम लोग किसी को दुख देके तुम्हें खुशी मिलती है, चाहे अपनी बहन ही क्यों ना हो। हाँ माँ, ये सब नवीन की गलती है। अरे बच्चों को सही गलत समझाने के बजाय उनकी गलतियों को पैसे देके रफा दफा करता है। मेरी गलती? अरे मैं कम से कम सिचुएशन को हैंडल तो करता हूँ, आपने क्या किया? आप करो ना हैंडल। हाँ तो कर रहा हूँ ना मैं। तो करो ना बातें। अरे चुप रहो, बंद करो ये ड्रामा। मम्मी जी देखिए, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, ये भले ही कितने भी बिगड़े क्यों ना हो, लेकिन ये किसी को गायब नहीं कर सकते। मैं सच कह रही हूँ आजी। अरे इस घर में कीचड़ में कमल की तरह थी वो, तुम सबसे अलग। वो किसी को दुख नहीं पहुंचा सकती। पता नहीं कहाँ गई मेरी बच्ची, मेरी पंखुड़ी। ना पंखुड़ी ना शरद, किसी का कुछ पता नहीं चल रहा। फार्म हाउस पे मिला ब्लड शरद का है, ये जानने के लिए भी हमें शरद का मिलना बहुत जरूरी है। क्या कनेक्शन हो सकता है दोनों केसेस में? सर देखा जाए तो, एक मिनट। हेलो, क्या? ओके सर, फार्म हाउस में मिले ब्लड के फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक वो एक नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों का ब्लड है। रस्तोगी परिवार में तो गलतियों का इतना ढेर था कि अच्छाई को शायद ढूंढ कर निकालना पड़े। जो माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य के लिए दिन रात एक कर रहे थे, उनके पास अपने ही बच्चों के लिए वक्त नहीं था। और अब एक अपराध की दस्तक उनके घर तक आ पहुंची थी, और इसी अपराध के पुख्ता सबूतों को इकट्ठा करने के लिए पुलिस ने एक बार फिर फार्म हाउस का रुख किया। पूरा फार्म हाउस बारीकी से चेक करो, कुछ भी अजीब दिखाई दे तो इन्फॉर्म करो। सर्च शुरू करो। यस सर। तुम ऊपर देखो, तुम इस तरफ देखो।
सर, यहाँ कुछ है। मिट्टी में खून लगा हुआ है। ये देखिए सर। खुदाई शुरू करो। ओके सर। सर, यहाँ भी एक लाश मिली है। सर, टोटल 6 बॉडीज, सभी छोटी बच्चियों की। एम्बुलेंस बुलाओ और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजो। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। ये सब कुछ तुम लोगों की वजह से हुआ है। हमेशा पैसा कमाना, झगड़े करना और तुम लोग हंसी मजाक में ही रहते थे। वो ठीक कहती थी, ये घर ज्वालामुखी है और ज्वालामुखी एक दिन फटेगा। उस ज्वालामुखी में ही मेरी बच्ची जलकर राख हो गई। हनुमान नगर में 4 बच्चियों की मिसिंग कंप्लेंट है जो काफी पुरानी है और अब तक सॉल्व नहीं हुई। हो सकता है कि ये 4 बच्चियां वही हों। अगर ये 4 बच्चियां वही हैं, मैं शहर के बाकी पुलिस स्टेशन की मिसिंग कंप्लेंट चेक करता हूँ। और हर्ष, उस फार्म हाउस से मिले लाइटर को भी ट्रेस करो। जी सर। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, लेकिन कुछ बॉडीज की हालत ऐसी है कि शनाख्त होना मुश्किल है। और रिपोर्ट के मुताबिक सभी बच्चियों के साथ रेप और मोलेस्टेशन हुआ है। ये केस एक मिसिंग कंप्लेंट से शुरू हुआ था और सीधे सीरियल चाइल्ड मोलेस्टेशन और मर्डर केस में बदल गया। सबसे रीसेंट बॉडी हमें पंखुड़ी की मिली थी ना? यस सर। बॉडी से हमें मोलेस्टर का सीमेन सैंपल भी मिला होगा। उसे पंखुड़ी के दोनों भाइयों अमित और दर्पण से मैच करो। लेकिन सर, अगर कोई घर वाला होगा तो पंखुड़ी को मारेगा क्यों? मामला बहुत गंभीर है, हम कोई चांस नहीं ले सकते। वैसे शरद का इस केस से क्या लेना है? हेलो साहब। हाँ बोलो। तुम 1 मिनट के लिए भी उससे नजर मत हटाना, हम अभी आते हैं। सर, खबरी का फोन था। ये शरद उसके घर के आसपास देखा गया। क्यों नहीं आता? क्यों गया था फार्म हाउस? साहब, सांगतो साहब, वो चोरी करने गया था साहब। फार्म हाउस बंद पड़ा था साहब और अपन को लोगों का पैसा भी देना था साहब। तो सोचा इधर चोरी करे तो किसी को पता नहीं चलेगा साहब, इसलिए गया था उधर। चोरी करके तू इतना डर गया था कि अंडरग्राउंड हो गया? चोरी के साथ साथ तूने खून भी किया और रेप भी किया। तेरे टेम्पो में खून किसका था? साहब, सांगतो साहब, उधर में चोरी करने के लिए गया था साहब। वो पहले से एक आदमी वहां पे अजीब सा मास्क लगा के घूम रहा था साहब। उसके हाथ में चाकू था साहब। उसने अब उनको चाकू से उनके ऊपर हमला किया साहब। मैं अपनी जान बचाते कैसे कैसे भाग गया साहब। तभी मेरे खून का निशान टेम्पो को लग गया होगा साहब। हुलिया कैसा था उसका? सब काटी कैसी? हट्टा कट्टा आदमी था साहब। चेहरे पे मास्क लगा तो कुछ चेहरा ठीक से पता नहीं चला साहब। अब रुको, जान बचाने के लिए अपने घर क्यों नहीं गया? वहां भी खतरा था साहब। वो लेंदर मेरे पीछे पड़े थे मारने के लिए साहब। कहाँ अंडरग्राउंड हुआ था? सब वो पास के गांव में साहब, बनेली में। मैं वही था साहब। चाहे तो आप जाके चेक कर लो साहब। वो तो हम पता कर ही लेंगे, पर अब तू अपना ब्लड सैंपल दे और जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती ना, तू हमारा मेहमान रहेगा, समझा? ये शरद शायद सच बोल रहा है। 2 अक्टूबर की सुबह उसने बनेली की बस ली थी और वहाँ किसी किसान के घर पे वो किराए पे रुक गया था। हर्ष, कहानी अगर सच्ची भी है तो गढ़ी भी तो जा सकती है हमें गुमराह करने के लिए। सर, रिपोर्ट के मुताबिक टेम्पो पर लगा ब्लड शरद का ही है। मतलब शरद भी नहीं, तो
फिर कौन हो सकता है? वो जिस तरह का डिस्क्रिप्शन शरद ने उस मास्क वाले आदमी का दिया था, कुछ कह पाना मुश्किल है। पंखुड़ी के बाप और काका दोनों की कॉल रिकॉर्ड चेक करो। अगर कुछ गड़बड़ है भी तो खुद ही सामने आ जाएगी। यस सर। सर, अनिल ने कहा था कि वो फार्म हाउस नहीं जाता है, लेकिन कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो अक्सर वहां जाता है, वो भी अपने ऑफिस के बाद। सर, उस लाइटर का पता चल गया। उस पर बना बारकोड किसी वेबसाइट का है, ऑनलाइन शॉपिंग से मंगाया गया। ऑर्डर करने वाली कोई मधु नाम की औरत, लेकिन उसका डिलीवरी का एड्रेस अनिल के ऑफिस। चलो पता करते हैं कि लाइटर की शौकीन मैडम ये है कौन। सर मेरा फार्म हाउस मेरी फैक्ट्री के बगल में ही है, तो जब भी मैं फैक्ट्री से लौटता हूँ तो फार्म हाउस में बाहर से चक्कर मार के देखता हूँ सब कुछ ठीक है या नहीं। कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है? जी सर, ये लाइटर मैंने ही अनिल सर को गिफ्ट किया था। क्यों? अफेयर है तुम दोनों के बीच? सर हम लोगों का कोई अफेयर वफेयर नहीं चल रहा है। आप मेरा प्रॉब्लम नहीं समझ पाओगे। फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ मैं इस शादी से। मेरी बीवी को बात करना नहीं आता, सिर्फ लड़ना आता है। घर जाने से भी डरता हूँ मैं। सर यही वजह है मेरे और मधु की दोस्ती की। हम लोग एक दूसरे से मिलते थे, दुख सुख बांटते थे, प्रॉब्लम शेयर करते थे। और दुख बांटने के लिए तुम अक्सर उसके साथ फार्म हाउस पे जाया करते? हाँ सर, लेकिन सर वहाँ पे क्या चल रहा था उसका कोई अंदाजा नहीं था मुझे। मैंने किसी को खून नहीं किया है। ठीक है, लेकिन हमें यकीन दिलाने के लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। चलो। हर्ष, कुछ छठी बच्ची के बारे में कुछ पता चला? छठी बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके हाथ में कुछ सालों पहले फ्रैक्चर हुआ, जो फिर जाके ठीक हुआ। मैंने उस उम्र की सभी मिसिंग बच्चियों की कंप्लेंट्स की फाइल्स मंगाई है। अगर किसी भी बच्चे के हाथ में फ्रैक्चर की कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली, हो ना हो छठी बच्ची हमारी हो। सर, ये किशोर है, अनिल की फैक्ट्री में काम करता है। 2 महीने पहले इनकी भी बच्ची गायब हुई है। आपको क्या लगता है इस सब में अनिल का हाथ हो सकता है? वो सब मुझे नहीं पता, हम तो बहुत गरीब आदमी है साहब। हाँ, उन्हें बच्चों से बहुत लगाव था और उनके बच्चों के साथ 2 मिनट में दोस्ती भी हो जाती थी साहब। एक बार मेरी बच्ची को और मेरे कलीग की बच्ची को उन्होंने चॉकलेट दी थी साहब। बस उसके दूसरे ही दिन से हमारी बच्ची गायब थी साहब। बिना कुछ किए ही बच्चियों पे बड़ा प्यार आता है आपको? सर वो मेरे वर्कर्स की बच्ची है, इसलिए मैं उन्हें चॉकलेट देता था, लेकिन इत्तेफाक से वो गायब हो गई। गलत वक्त पे गलत जगह पहुंचने के बहुत इत्तेफाक हैं तुम्हारे। क्यों? सर, इनके वकील आए हैं जमानत के पेपर्स लेकर। नवीन, नवीन करना बंद करो। नवीन छोड़ो, जान से मार दूंगा मैं तुझको। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। छोड़ो। नीलम ने मुझे बताया था तेरे बारे में। क्या क्या तूने मेरी बेटी के साथ? छोड़िए। कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे दिमाग में इतनी गंदगी भरी होगी। पंखुड़ी तो मेरी बेटी जैसी थी और तुम। पंखुड़ी 3 अक्टूबर को फार्म हाउस से गायब हुई, पर अनिल उस दिन शहर में ही था। वो कोई और है जो अब तक हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। नवीन उस दिन उसी एरिया में था, जबकि उसने कहा कि वो पुणे गया और उसका फोन 3 तारीख को पूरे दिन स्विच ऑफ था। सर, मुझे लगता है इस सबके पीछे नवीन है। उस दिन फार्म हाउस में पंखुड़ी ने उसे सब कुछ करते देख लिया होगा, तो अपने आप को बचाने के लिए उसने पंखुड़ी का कत्ल कर दिया होगा। आपका मतलब है कि मैंने अपनी बेटी के साथ? आप ऐसी घटिया बात सोच भी कैसे सकते हैं? अरे मैं फोन इसलिए ऑफ किए हुए था ताकि मेरे घर वाले मुझे फोन करके परेशान नहीं करें। उस छठी बच्ची की शिनाख्त हो गई, उसकी माँ ने मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवाई। जिस दिन से खेलने गई थी तब से वापस ही नहीं उठी, कंप्लेंट भी लिखवाई थी। वो जादू वाले चेयर में बैठी थी और फिर से गायब हो गई। चेयर? कौन सी चेयर बेटा? वो चेयर बाजू वाले अंकल के पास है। जी कहिए, क्या बात है? सुना है परी तुम्हारी किसी जादू वाली कुर्सी पे बैठी और गायब हो गई। गायब हो गई? ऐसा तो कुछ नहीं है सर, वो इस चेयर पे कभी बैठी ही नहीं। हाँ, इसकी जब डिलीवरी हुई तो शायद उस वक्त बैठी होगी, तो पता नहीं। कहाँ से ऑर्डर की थी चेयर? रॉयल फर्नीचर। उसका एड्रेस? ये सर। हेलो, हाँ, ओके सर, डीएनए सैंपल मैच हो गया, आपका शक सही है। पहले कि हम तेरी खाल खींच लें, सच सच बता, क्यों गया ये सब? सब पता था, सब पता था। अपना कंट्रोल चाहता था सब, जो औरतों पर नहीं बच्चों पर हो सकता था, क्योंकि सब औरतें मक्कार होती है, धोखेबाज होती है, भाग जाती है, लेकिन बच्चे
थप्पड़ भी शांत हो जाते। अंकल मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। अपने पागलपन के लिए इतनी सारी बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाया। इस सब के लिए वही फार्म हाउस क्यों चुना? क्योंकि वो खाली पड़ा था साहब फार्म हाउस। हाँ, अच्छी बड़ी जगह थी, लाशें गाड़ने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता था साहब। हाँ। टेम्पो पे तेरा खून कहाँ से आया? वो सब मैं नौपाड़े से उस तभी टेम्पो पे खून का निशान लग गया होगा साहब। तो टेम्पो छोड़ के क्यों भागा? मैंने सोचा टेम्पो सुबह लेके जाऊंगा। सुबह देखा तो वहाँ पे टेम्पो नहीं था साहब। पंखुड़ी तेरे हाथ कैसे लगी? वो पुलिस जब मेरे घर पे आई ना तो मैं छुपने के लिए फार्म हाउस गया साहब। उधर वो पहले से ही बंद पड़ी थी साहब। मैंने तो साहब मौके का फायदा उठाया साहब। अंकल प्लीज मुझे बचा लीजिए अंकल। अगर मेरे हाथ में तुझे सजा देना होता ना तो यही चीर के रख देता तुझे। एक बेहतर जिंदगी जीने की चाह में इंसान ने आज अपने आप को मशीन बना लिया है। आज होड़ लगी है सिर्फ एक दूसरे से आगे निकलने की, और इस कंपटीशन ने समाज में मानसिक रोगियों की एक बहुत बड़ी फौज तैयार की है, जिसका शिकार बनते हैं पंखुड़ी जैसे मासूम बच्चे। पैसा जरूरत है लेकिन सब कुछ नहीं, पर सख्त जरूरत है अपने दिलो दिमाग को इन बेतुके और वहशियाना उसूलों से दूर रखने की। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।